हो गया स्टार्ट? यस सर। रिकॉर्डिंग मैसेज मिला आप लोगों को? कंफर्म नहीं? एरर ओके सर, ठीक है। तो सर बेसिकली कंपनी लॉ, हाँ सर, तो कंपनी लॉ का बेसिकली हम लोग अभी बेसिक्स एरिया में ही बात कर रहे हैं, एडवांस लेवल दूसरे क्लास में करेंगे। तो बेसिकली ये फाउंडेशन, सीएमए इंटर, सीए इंटर सभी के लिए बेसिक्स इंपॉर्टेंट है। सीएस एग्जीक्यूटिव्स, एडवांस लेवल फॉर इंटर एंड फाइनल लेवल, बट बेसिक लेवल फॉर ऑल। तो व्हाट इज द पॉइंट सर? सर पॉइंट ये है कि कंपनी लॉ को अच्छे से जानना है और कुछ नहीं, ठीक है। और बेस को अगर ठीक ठाक से समझ लेते हैं तो ऑटोमेटिकली एडवांस कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेते हैं। सो कंपनी लॉ या फिर कॉर्पोरेट लॉ, पॉइंट इज दैट सर, ये कंपनी लॉ या कॉर्पोरेट लॉ, कंपनीज एक्ट 2013, इसके अंदर हम लोग लास्ट फ्यू क्लासेस में कुछ डिस्कशंस ऑलरेडी करके आए हैं सर। जैसे कि कंपनी क्या है, कंपनी कंपनी का कैरेक्टर, हाँ सर, कंपनी का कैरेक्टर, सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कैरेक्टर, कंपनी अलग हम अलग। हाँ सर, मेरा ही कंपनी सर, मैं अलग कंपनी अलग, वाह क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मेरे कंपनी में मैं ही कंपनी से अलग, कंपनी को एक सेपरेट लीगल एंटिटी बना दिया और उसी के बेसिस में कितना सारा केस लॉ बन गया, लाइक कॉर्पोरेट वेल कॉन्सेप्ट्स, फिर ज़रूरत पड़ने से कॉर्पोरेट वेल को उठा देना। आई होप आप लोगों को ये सब याद आ रहा है सर। हाँ, सोलोमन वर्सेस सोलोमन का कहानी, हाँ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडीज। एंड आफ्टर दैट और भी बाकी केस लॉ हम लोगों ने देखा और कुछ केस और भी आगे आगे देखेंगे सर। लेकिन अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ ये बेसिकली देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनीज इन इंडिया, इवन इन द वर्ल्ड। कैपिटल के बेसिस में कंपनी कितना तरह का हो सकता है। इवन मैं आपको कुछ ऐसे भी स्टैटिस्टिक्स देने वाला हूँ जहाँ पर आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी का मतलब गवर्नमेंट लेवल में पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल का डेटा आप कैसे देख सकते हो, उसका भी मैं बताऊंगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साइट में जाके आप कैसे रियल डेटा चेक कर सकते हो, मैं उसका भी आपको आज गाइडलाइंस बताऊंगा। तो कहने का मतलब है कि कैपिटल के बेसिस में मार्केट में कंपनी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, या फिर आप ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल कंपनी को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। एंड देयर आर और भी वेराइटीज ऑफ कंपनीज, लाइक लास्ट दिन हम लोग ओपीसी के बारे में बात किया था, 1% कंपनी। वैसे ही मैं आज आपके साथ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं सर, चैरिटेबल एंटिटी, चैरिटेबल कंपनी, सेक्शन 8 उसके बारे में बात करूंगा। पब्लिक कंपनी के बारे में बात करना है, निधि के बारे में बात करना है, और इंडिया में निधि कंपनी कितना है और निधि क्या करता है। निधि कोई लड़की का नाम नहीं रे बाबा, कंपनी का एक कैरेक्टर है, ऐसे निधि नाम होता है लड़कियों का, है ना सर, निधि। तो इट्स अ निधि कंपनी। अब ये निधि कंपनी करता क्या है और निधि कंपनी का क्या स्पेशलिटीज है, सेक्शन 8 का क्या स्पेशलिटी है, चैरिटेबल जो कंपनीज होते हैं वो क्या कारण से आता है, क्या करने के लिए आता है और क्या करता है, ठीक है, वॉट एवर। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स, बड़े बड़े एग्जाम्पल्स जो सेक्शन 8 में हैं हमारे देश में, और आपको जानना चाहिए सर, आपको बहुत ही डिटेल्स में जानना चाहिए कि डिफरेंट कंपनीज के बारे में। यू मस्ट हैव प्रॉपर नॉलेज। तो चलो, और अगर ये सब जान लेते हैं फिर कंपनी बनाना सीखेंगे कि कंपनी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, आपके पास क्लाइंट आता है सर अपना अपना बिजनेस लेके और बोलता है कि कंपनी बनाना है, बताओ क्या करेंगे। हाँ, अपने आप को एक प्राइवेट कंपनी बिल्ड करना है, किसी को पब्लिक कंपनी बिल्ड करना है ना, किसी को एनजीओ बनाना है, किसी को एनपीओ बनाना है, किसी को निधि कंपनी बनाना है, एसोसिएट कंपनी बनाना है, होल्डिंग कंपनी बनाना है, सब्सिडियरी बनाना है। तो जब कोई आएगा तो बनाने के लिए क्या प्रोसेस है वो भी तो जानना है धीरे धीरे। तो प्रोसेस जानने से पहले कॉन्सेप्ट जान लो, ये सब है क्या, इसका डेफिनेशन क्या है, सेक्शन क्या है। चलो सर मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके सर, अच्छा, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साइट्स हैं। यहाँ पर भी आके आप रिपोर्ट चेक कर सकते हो। जैसे ये देखो सर, मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे रिसर्च कर रहा था सुबह, वही स्टॉक मार्केट के लिए देख रहा था, तो फिर अभी याद आया कि आप लोगों का कंपनी लॉ का क्लास है,
तो आपके साथ भी थोड़ा डेटा शेयर कर लूँगा, उसमें क्या है। ये कंपनी स्टैटिस्टिक्स है। ऐसे अगर आपको रेगुलर बेसिस में अपडेट होना है ना सर, तो मार्केट में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रहा है, उसके लिए कंपनी लॉ का पूरा बेस कहाँ है, कंपनी लॉ का पूरा कॉन्सेप्ट कौन संभालता है, वो एक्चुअली maintain and control company affairs and everything. That is Ministry of Corporate Affairs, Government of India. And if you want to know details, आप विजिट करो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साइट में mca.government.in एंड एक्ट्स रूल्स जानो सर। यहाँ पर भी पीडीएफ है। जो कंपनीज एक्ट आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो बस वहीं से लिया गया है सर, यहीं से लिया गया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो पढ़ रहा है, सीएमए वाले जो पढ़ रहा है, सीएस जो पढ़ रहा है, बट सबका एक ही कॉमन पॉइंट है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एक लॉयर भी वही कंपनीज एक्ट पढ़ता है, कोई अलग कंपनीज एक्ट नहीं होता रे बाबा। हाँ, मतलब लॉयर के लिए अलग, चार्टर्ड के लिए अलग, सीएमए के लिए अलग, सीएस के लिए अलग, ऐसा थोड़ी है। कंपनीज एक्ट इज कंपनीज एक्ट। इसके लिए जो डेटा है आपको यहीं से मिलेगा। आप इसके अंदर जाओ और एक्ट का ओरिजिनल बेयर एक्ट को निकालो और पढ़ते रहो। हाँ सर, ठीक है। यहाँ पर मैंने सर पेड अप कैपिटल का कुछ रिपोर्ट्स निकाल रहा था। जैसे ये देखिए कंपनी स्टैटिस्टिक्स है, और यहाँ पर इंडियन फॉरेन कंपनीज पेड अप कैपिटल रिपोर्ट्स कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जिसमें कुछ पब्लिक अंडरटेकिंग्स है, इकोनॉमिक एक्टिविटी वाइज है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी वाइज है। इसका रिपोर्ट मैंने ऐसे ही डाउनलोड करके देख रहा था। यहाँ पर 12-13 के हिसाब से ये एक्सेल सीट है, आप लोग देख पा रहे हैं सर? हेलो, आप लोग देख पा रहे हो सर एक्सेल शीट? जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने लाया। यस सर। समझ, हाँ समझना कुछ नहीं है, जस्ट देखना अभी। हाँ, ये देखो सर, यहाँ पर कुछ डेटा है। यहाँ पर कुछ डेटा है, जिस डेटा से आप चेक कर सकते हो पब्लिक सेक्टर्स अंडरटेकिंग्स, प्राइवेट कंपनीज, ठीक है। मतलब पेड अप कैपिटल रेंज उसके बारे में बोला है गवर्नमेंट ने। और क्या लिखा है देखो, रुपीज इन करोड़ है। पेड अप कैपिटल रेंज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। अब डोंट आस्क मी अगेन सर लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होता है, बिकॉज प्रीवियस क्लास का डिटेल्स डिस्कशन इसी पे था, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी। अब देखो गवर्नमेंट भी जब डिक्लेयर करता है तो इस तरह से डिक्लेयर करता है, लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनीज है, तो उसका पेड अप कैपिटल वाइज। अब आपके मन में चल रहा होगा सर पेड अप कैपिटल क्या है, मैं उसके बारे में बात करूंगा सर, ठीक है। जस्ट आप देखो यहाँ पर प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ठीक है, नंबर ऑफ कंपनीज कितना है, उसका पेड अप कैपिटल कितना है, ठीक है, सब करोड़ में है सर। लेस देन 50 लाख में कितना है, 50 से 1 करोड़ के बीच में कितना है, 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में कितना है, इसका पूरा डिटेल्स आपको, नंबर ऑफ कंपनीज कितना है, सबको सबका डिटेल्स आपको मिलेगा। ये टेबल 2 में पेड अप कैपिटल वाइज यहाँ पर फिर से दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी गवर्नमेंट नॉन फाइनेंस कंपनीज, नॉन फाइनेंशियल कंपनीज, ये टोटल गवर्नमेंट कंपनी है, ये नॉन फाइनेंस में है। ये पेड अप कैपिटल रेंज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट फाइनेंशियल कंपनीज का डेटा है, ठीक है। फाइनेंशियल कंपनीज मतलब लाइक बैंक, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल कंपनीज में आता है। गवर्नमेंट बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का डेटा है, इसमें कितना कंपनीज है उसका डेटा मिलेगा आपको। तो सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको मार्केट का नॉलेज लेना है, गवर्नमेंट क्या कर रहा है उसके बारे में जानना है, तो आप ये सब डेटा, जैसे जैसे आपको नॉलेज बढ़ेगा ना, जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा, आप ऑटोमेटिकली ये सब डेटा को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, इसका जरूरत को समझ सकते हो। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, इट्स अ बिग थिंग। मतलब आपके लिए ये बहुत बड़ा जगह है। जैसे देखो आप यहाँ पर मैं क्या बोला आपको कि पेड अप कैपिटल रेंज फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कंपनीज। इसमें आपका एक है ऑल, एक है फाइनेंस, एक है नॉन फाइनेंस, एक है बैंकिंग फाइनेंस, एक है नॉन बैंकिंग फाइनेंस, इंश्योरेंस, प्रोविडेंट एंड पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड, चीट फंड, एक्सेट्रा। गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज विद पब्लिक प्राइवेट ब्रेकअप 12-13 फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से रिवाइज रिपोर्ट यहाँ पर अपलोडेड है, ठीक है। तो ये सब रिपोर्ट देख के आप ना इंडिया में किस कंपनी का क्या कैपिटल स्ट्रक्चर है इसका भी आपको आइडिया लगेगा। सर इतना सारा बात आप क्यों कर रहे हो, आपके मन में जरूर चल रहा होगा। सर मैं इसलिए इतना सारा बात आपके साथ कर रहा हूँ बिकॉज आज हम लोग कंपनी के बारे में जानेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल। ये मेरा एक फोकस है आज का, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल।
इसमें लिस्टेड कंपनी क्या है, मतलब स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी किसको बोलेंगे, उसका क्या सेक्शंस है, अनलिस्टेड कंपनी किसको बोलेंगे, अदर कंपनीज किसको बोलेंगे, ठीक है, आधार में क्या आता है, उसका क्या सेक्शंस है, ठीक है, इस तरह का कुछ इंपॉर्टेंट है। फिर चैरिटेबल कंपनीज क्या है, उसको कैसे बनाया जाता है, चैरिटेबल कंपनी का लाइसेंस कब रिवोक किया जाता है, चैरिटेबल कंपनी अगर प्रॉफिटेबल काम करे तो उसका लाइसेंस छीन लिया जाता है। मतलब चैरिटेबल कंपनी अपना प्रॉफिट लेके अगर बिजनेस में ना यूज करके अपनी फुर्ती में, मतलब क्या बताऊं सर आपको, मतलब अपने ही ऊपर खर्चा करता है, चैरिटी करने के नाम पे लोगों से पैसा लेके उस पैसे से मौज करना, आप समझ रहे हो ना, खराब बात है सर। डॉर्मेंट क्या है, सेक्शन 455 इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपनी, मतलब कॉन्सेप्ट, कंपनी नहीं, डॉर्मेंट कंपनी। अब नाम सुन के आपको लग रहा है ये डॉर्मेंट क्या है, बेसिकली एक इनएक्टिव कॉन्सेप्ट है। अब क्या है डॉर्मेंट, आगे बताता हूँ आपको। निधि, निधि के बारे में बता रहा था ना, सेक्शन 406 सब सेक्शन 1, निधि कैसे काम करता है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पीएफआईज, ये कैसे काम करता है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 72 ऑफ कंपनीज एक्ट में पीएफआई के बारे में बात किया है सर, जानना पड़ेगा। अगर आप ये जान लोगे उसके बाद ही ना आप समझ पाओगे कि कैसे कंपनी रजिस्टर किया जाता है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशंस एंड इनकॉर्पोरेशंस ऑफ कंपनी के बारे में बात करेंगे सब, बट रजिस्ट्रेशंस वगैरह इसी में होता है, यही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट के साइड में ही, कॉर्पोरेट अफेयर्स के साइड में ही आपको कंपनी रजिस्ट्रेशंस वगैरह करना पड़ता है। एमसीए सर्विस, ये देखो, डीएससी, डीन, मास्टर डेटा, एलएलपी फाइलिंग, एलएलपी सर्विस, कंपनी फाइलिंग, ठीक है। कंपनी फाइलिंग यहाँ पर आप देख सकते हो, कंपनी सर्विसेज में ये देखो, चेक कंपनी नेम, चेक सीआईएन, ठीक है, मतलब आप कंपनी का नाम चेक करो, अगर कंपनी का नाम ऑलरेडी अवेलेबल है तो उसका नाम, उस तरह का कंपनी नहीं बना सकते, जिसका नाम अवेलेबल नहीं है वही कंपनी आप बिल्डअप कर सकते हो। तो नाम चेक करना पड़ता है, जमा करना पड़ता है, फिर आपको रिपोर्ट आता है। इनकॉर्पोरेशंस, ये जो मैंने किया, हाउ कैन आई रजिस्टर इन इंडियन कंपनी, यहाँ पर भी दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखो, एक्वायर डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है, हाउ कैन फॉरेन कंपनीज एस्टेब्लिश ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, इसके बारे में बोला है। इसके लिए एक प्लेटफॉर्म आता है सर, स्पाइस बोल के, स्पाइस, यहाँ पर यूजर लॉगिन क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मैं आगे बताता हूँ आपको, जिसके थ्रू से ये जो मैंने आपको क्लिक करके दिखाया ना, बस यहाँ पर आपको यूजर नेम लॉगिन आईडी क्रिएट करके, जैसे आप लोग इंस्टीट्यूट में एग्जाम फॉर्म या फिर रजिस्ट्रेशन करते हो, इसी तरह से कंपनी भी रजिस्टर होता है, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वहां पर भी आपको कुछ एजुकेशनल डिटेल्स अपलोड करना पड़ता है, यहाँ पर आपको कंपनी रिलेटेड डिटेल्स अपलोड करना पड़ता है, बस यही डिफरेंस है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। फिर लास्ट में पेमेंट करना पड़ेगा, जैसे आपका पेमेंट भी हो जाएगा। यस, नो प्रॉब्लम, ओके, गुड इवनिंग। এর মধ্যে यस सर, बोलो। স্যার এর মধ্যে লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপের কোম্পানি যেগুলো হয় সেগুলো তো এর মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করতে হয়। हाँ हाँ, कंपनी आज के डेट में सर, आज के डेट में एलएलपी कंपनी, मतलब एलएलपी कंपनी नहीं है, बेसिकली एलएलपी इज अ पार्टनरशिप बिजनेस। नॉर्मल कंपनी का रजिस्ट्रेशन, एलएलपी रजिस्ट्रेशन भी सेम प्लेटफॉर्म के थ्रू से ही होता है। एक्चुअल में क्या है सर, एक चीज आपको बता दूं कि भले ही देयर आर डिफरेंट बिजनेस कॉन्सेप्ट इन आवर कंट्री, बट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कोई एक सिर्फ कंपनी के बारे में ही काम नहीं करता, इवन पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट भी एमसीए के थ्रू से हैंडल होता है। मतलब एलएलपी बिजनेस भी अगर आपको करना है, ये देखो सर, लिमिटेड रजिस्टर योर एलएलपी, ठीक है, ये देखो, रजिस्टर योर कंपनी, कंपनी फॉर्म्स डाउनलोड, आप ये सब चेक कर सकते हो अपने नॉलेज के लिए, अपना चर्चा बढ़ाने के लिए। यू कैन गो थ्रू दीज वेबसाइट्स एंड इंक्रीज योर नॉलेज, थोड़ा सा आगे रहो सर, ठीक है। मैं आपको सोर्स बता दे रहा हूँ, बिकॉज अगर सोर्स के बाद साथ साथ आप चलते रहोगे ना, तो आपको, आप हमेशा थोड़ा सा गो अहेड रहोगे, ठीक है। तो कंपनी फॉर्म्स डाउनलोड कर सकते हो, कंपनी क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ता है, एलएलपी कैसे बनाओगे, ठीक है, एलएलपी क्लोज कैसे किया जाता है। अब यहाँ से जाके भी थोड़ा बहुत जानकारी, थोड़ा बहुत क्यों, ज्यादा जानकारी ले सकते हो सर। कैसे आप अपना नाम रिजर्व कर सकते हो, ठीक है, कंपनी का नाम कैसे रिजर्व होता है, एलएलपी का नाम कैसे रिजर्व होता है, ठीक है। जैसे लोग आज के डेट में वेबसाइट बनाता है, तो वेबसाइट के लिए डोमेन रजिस्टर करना पड़ता है, डोमेन जैसे .com, ठीक है, जैसे मेरा जो वेबसाइट्स है, दूसरे का जो वेबसाइट्स होता है बिजनेस का, ठीक है, इसके लिए आपको .com, .in, .business इस तरह का आजकल चलता है, तो ये सब रजिस्टर करना पड़ता है। सिमिलरली कंपनी का नाम रजिस्टर करना, एलएलपी का नाम रजिस्टर करना, ये भी एक तरीका होता है सर, ठीक है, तब जाके एक कंपनी बनता है, तब जाके बिजनेस फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये सब एक्चुअली लीगल कॉन्सेप्ट है, ये जो भी यहाँ पर हो रहा है, दीज आर ऑल लीगल कॉन्सेप्ट, ठीक है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है सर,
इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का एरिया ऑफ बेसिकली कंट्रोल देखना चाहते हो, तो इसके लिए आपको अबाउट एमसीए में अगर आप जाते हो तो आप देखोगे यहाँ पर एमसीए की तरफ से कितना सारा एक्ट को संभाला जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये सब बहुत बड़ा बड़ा वेबसाइट है, इसके अंदर खो जाते हैं सर, मैं भी खो जाता हूँ। ठीक है, बाद में अगर मिलता है मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना सारा और भी एक्ट्स है जो कंपनी रिलेटेड मैटर्स में बेसिकली काम करता है। और इम्पोर्टेंट है सर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। आज के डेट में बिजनेस करना बहुत आसान हुआ है। पहले क्या होता था ना, हर बार सरकार के मतलब इसके घर दरवाजा खटखटाओ, उसके दरवाजा खटखटाओ, इधर चांद पैसा दो, उधर पैसा दो। वो जमाना गया सर, वो जमाना गया। आज के डेट में बिजनेस बनाना है, आप खुद ही बना सकते हो। ज्यादा किसी का खिसखिचाहट, किसी को सुनना नहीं है। यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। आप अपने दम से ही बिजनेस बना सकते हो। ठीक है, आपको किसी का पैर पकड़ने का जरूरत नहीं है, वो जमाना चला गया। बस बनाओ अपना बिजनेस, बनाओ अपना कंपनी। ठीक है, आजकल इतना एजुकेटेड आप लोग भी हो गए सर कि इतना बेसिक लेवल ऑफ मतलब वेबसाइट हैंडल करना एक नॉर्मल मैटर हो गया है। और गवर्नमेंट भी यही चाहता है सर, गवर्नमेंट भी यही चाहता है। ठीक है, नॉर्मली मैं सर बिजनेस के क्लास में बताता रहता हूँ कि क्या बिजनेस है नहीं है, लेकिन लीगलिटी देखो सर, आप रूल्स रेगुलेशन जानो सर, आप खुद भी जानो, दूसरे को भी जानो। बताओ, खुद भी जानो और दूसरे को भी जानो। जानो मतलब बंगाली में बोलते हैं ना बताना, ठीक है, बंगाली में हम लोग बोलते हैं जाना थे, जाना मतलब बताना। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि दूसरे को बताने का मतलब है कॉन्सियसनेस बढ़ाओ, कॉमर्स कॉन्सियसनेस बढ़ाओ सर लोगों के अंदर। और कैसे बढ़ाओगे? जब आप खुद कॉन्सियसनेस हो जाओगे तब ना। जब आपका कॉन्सियसनेस बढ़ेगा तभी आप दूसरे का कॉन्सियसनेस बढ़ा सकते हो। तो फर्स्ट बिल्ड योर कॉन्सियसनेस, देन बिल्ड अदर कॉन्सियसनेस। ठीक है, सो चलो, जहां सर मैं आप लोगों को मैं लास्ट दिन छोड़ा था, मैं वहां से बाकी बात को डिस्कस करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को समझ में फिर से आ जाएगा। अच्छा, मैं वापस और ओपीसी प्राइवेट कंपनी में बात नहीं करूंगा, बिकॉज मैंने ऑलरेडी बात कर चुका। ठीक है सर, स्मॉल कंपनी के बारे में भी मैंने लास्ट दिन डिस्कशंस किया था। स्मॉल कंपनी बेसिकली उसको बोलेंगे सर, नॉर्मली स्मॉल कंपनी एक प्राइवेट कंपनी होता है जिसका पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं होता। ठीक है, जिसका पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं होता उसको स्मॉल कंपनी बोलेंगे। ठीक है, ज्यादातर केस में स्मॉल कंपनी मतलब प्राइवेट है। ठीक है, जिसका और टर्नओवर या तो 50 लाख का होगा, ये बात याद रखिए सर। स्मॉल कंपनी जो होता होगा सर, जो होता है स्मॉल कंपनी, पहला बात कहाँ बोला है स्मॉल कंपनी के बारे में? सर कंपनीज एक्ट में सेक्शन 2 सबसेक्शन 280 सॉरी सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 में स्मॉल कंपनी के बारे में बोला है। स्मॉल कंपनी के लिए याद रखिएगा कि अगर किसी बिजनेस का पेड अप कैपिटल, मतलब जिस पेड अप कैपिटल से वो बिजनेस करना स्टार्ट किया है, अब आपको मैं बताऊंगा पेड अप कैपिटल क्या होता है सर। जो पेमेंट एक्चुअली उसको मिला है, जिसका कैपिटल मतलब जैसे एक बिजनेस स्टार्ट होता है, तो अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, जस्ट अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, से फॉर एग्जांपल हाँ बोलो सर। বিজনেস পুঁজি মানে হচ্ছে স্যার বিজনেস যে ক্যাপিটালটা নিয়ে বিজনেস নাম হচ্ছে সেটা কিন্তু পেইড অফ ক্যাপিটাল বলছে। Yes sir, there is a also there is a concept of authorized capital। ठीक है, ऑथराइज कैपिटल में से आप कुछ सब्सक्राइब करते, इशू करते हो, ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब एंड देन होता है पेड अप। ठीक है, পেইড অফ শেয়ার ক্যাপিটাল আর পেইড অফ ক্যাপিটাল দুটো মানে কি আলাদা তো নাকি क्यों এক? अलग होगा? अरे कैपिटल का ही पूरा नाम शेयर कैपिटल है रे बाबा। অনেক ओके, জায়গায় স্যার লেখা আছে শেয়ার ক্যাপিটাল, অনেক জায়গায় লেখা আছে ক্যাপিটাল, শুধু এই জন্যই বললাম। नहीं नहीं, शेयर कैपिटल एंड कैपिटल के सेम थी। कभी कभी कैपिटल वर्ड यूज किया जाता है, कभी शेयर कैपिटल वर्ड यूज किया जाता है, इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। ठीक है, जब कंपनी का बात होता है तो शेयर कैपिटल बोला जाता है, क्योंकि वहां पर किसी एक का कैपिटल नहीं होता। अगर आपका ओन बिजनेस है, ठीक है, सिंगल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, तो वहां पर शेयर कैपिटल बोलोगे क्या? हाँ, किसका और शेयर है? आप ही का तो शेयर है, आपका बिजनेस, आपका कैपिटल वहां पर, और शेयर कैपिटल क्यों बोलोगे? सिंपल कैपिटल बोलोगे, और क्या। तो नॉर्मली ये जर्नी है, मैं बताऊंगा अभी कुछ देर बाद आपको कि ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइबर, पेड अप में क्या डिफरेंसेस है। बेसिकली जो लास्ट में आपको पेमेंट होता है वही आपका पेड अप कैपिटल बन जाता है, जो आपको लोगों ने पेमेंट किया आपके बिजनेस में। आपने भी दिया, बाकी लोगों ने भी दिया, जो आपके शेयर में पैसा पेमेंट किया, जो पेमेंट हुआ।
आप लोग बचपन में कंपनी अकाउंट्स करते थे ना सर, तो कंपनी अकाउंट्स में आप एक चीज जरूर करते थे कि कंपनी का शेयर का फेस वैल्यू होता था 10 रुपीज, है ना। अब 10 रुपीज में 2 टका एप्लीकेशन के लिए देते थे, याद है ना, क्लास 12 में पढ़ते हैं आप लोग, सभी को ही क्लास 12 में पढ़ा है। एप्लीकेशन में 2 टका, 3 टका मानो 3 रुपया आपने दिया मानो, इसमें अलॉटमेंट में, हाँ सर अलॉटमेंट अलॉटमेंट में 3 टका दिया आपने, तो एप्लीकेशन हुआ, अलॉटमेंट हुआ। अभी मानो कि कॉल मनी बाकी है, ठीक है, उसमें कॉल में भी फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल ऐसा होता है, तो 5 टका आपने दे दिया, 5 टका अगर आपका बाकी है तो पेड अप कैपिटल कितना है आउट ऑफ 10? सर 5, 5। ठीक है। लेकिन सब्सक्राइब कितना है 10, टोटल आपको 10 देना है, बट जितना आपने पेमेंट किया या जितना आपको पेमेंट मिला वही आपका पेड अप कैपिटल है। दैट इज इन सिंपल। अब जितना शेयर होगा 5 टका करके, अगर 1 लाख शेयर है तो 1 लाख इंटू 5, तो 5 लाख अमाउंट आपको जमा करना है कंपनी में, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट काम करता है नॉर्मली, ठीक है। तो সাবস্ক্রাইবদের ওইটা কি বলেন আরেকবার একটু বলুন একটু ঠিক। सब्सक्राइब मतलब जितना शेयर लेने के लिए आपने बेसिकली मतलब क्या बोलते हो इसको, आपने प्रॉमिस किया। कंपनी जब अपना एप्लीकेशन मार्केट में डाला था, तो कंपनी के एप्लीकेशंस में आपने जितना सब्सक्राइब करने का वादा किया था कि मैं इतना शेयर लूंगा, समझ रहे हैं सर। सब्सक्राइब का मतलब होता है মানে 10 টাকা হচ্ছে যদি 10 টাকা পুরোটাই সাবস্ক্রাইব বলছেন। यस, मतलब अगर 10 रुपीज है टोटल फेस वैल्यू, अब जितना शेयर आप लेने के लिए बोला, ठीक है, जैसे मानिए कि कंपनी जब अपना आईपीओ लाता है तो স্যার এটাতে ইকুইটি শেয়ার হোল্ডারদের আগে স্যার এদেরকে প্রেফারেন্স করা হয়, মানে আগে দেওয়া হয় এদেরকে। अरे यही लोग इक्विटी वाले रे बाबा। হ্যাঁ মানে স্যার এরা তো আগে নিয়ে নেন নাকি, যখন हाँ, অ্যাপ্লিকেশন বেরোয়? हाँ एप्लीकेशन के टाइम पे जब आईपीओ आता है, से फॉर एग्जांपल ये देखिए सर, ये देखिए, जस्ट लुक एट हियर, ये कंपनी मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड हो चुका है, ठीक है। अब मुझे कैसे पता चला, बिकॉज ये देखो मैं जीरोधा का साइट यूज कर रहा हूँ, जीरोधा आज के डेट में स्टॉक ब्रोकिंग फार्म में है, और आप अगर और डिटेल्स जानना चाहते हो तो आप सेबी के साइड में जा सकते हो। ये जो भी डिटेल्स है ना, ये आपको सेबी के साइड में लेके चला जाएगा, ये सारा का सारा डिटेल्स कनेक्टेड विथ सेबी, ठीक है। तो जस्ट से फॉर एग्जाम्पल मैं अगर LIC का ही देख लेता हूँ, ठीक है, तो अब ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है, ये LIC की जगह सेबी आ गया, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस, ये देखो सेबी का, सेबी की वेबसाइट में सारा डिटेल्स आपको दिख रहा है, ठीक है। अब मैं इसका इतना डिटेल्स में नहीं जाऊंगा सर, बिकॉज फोकस लॉ में है। जस्ट आपको ये बताना चाहता हूँ, अब LIC जब अपना शेयर को लाया था तो उसका एक कुछ कैपिटल उसको मार्केट से रेज करना था, तो जो कैपिटल वो रेज करेगा और जितने के लिए लोग उसका एप्लीकेशन को उठाएगा, ठीक है, जितना लोग एप्लीकेशन जमा करेगा, और जमा करने के टाइम पे यहाँ पर LIC ने क्या बताया था सर, देखो मिनिमम क्वांटिटी कितना लेना चाहिए आपको LIC का, कम से कम 15 क्वांटिटी लेना पड़ेगा, ये LIC ने पहले ही बता दिया। और शेयर का प्राइस 900 से लेके 950 के बीच में था, 902 से लेके 949। वो अलग बात कि कुछ डिस्काउंट दिया था जिनका इंश्योरेंस था, ये समथिंग लाइक दैट, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, बट उसके अंदर ना जाओ। आप बस इतना समझो कि अगर 15 क्वांटिटी आपको मिनिमम लेना है, तो 15 क्वांटिटी का जितना है आज के रेट में आपको पूरा का पूरा अमाउंट देना पड़ता है। बट अगर मानो ऐसा नहीं कि ये तो शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में आजकल बाकी का काम खत्म हो गया, मतलब जो लिस्टेड कंपनीज है ये सब क्या है, स्टॉक मार्केट लिस्टेड है। बट प्राइवेट लेवल में अभी भी ऐसा होता है कि आपने वादा किया 15 इंटू 902 देने का, बट स्टिल आपका कुछ अमाउंट बाकी है, तो जो बाकी है वो आपका क्या है, सब्सक्राइबर नॉट पेड। मतलब आपने 15 शेयर्स 902 करके या 950 करके आपने वादा किया, बट अभी आपका 15 इंटू 902 करके जितना होता है उससे कम अमाउंट है, कुछ 14,000 समथिंग होता है सर, मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ। लेकिन आपने मानो कंपनी को 10,000 दिया, 4,000 अभी भी नहीं दिया, तो जो 4,000 आपका पेमेंट बाकी है तो आपका क्या हो जाएगा, सब्सक्राइब्ड है बट अभी पेड अप नहीं हुआ, तो इसको बोलते हैं सब्सक्राइब बट नॉट पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट पेड। तो सब्सक्राइब कितना है, इतना, टोटल इतना आपको कम से कम 15 के लिए देना पड़ेगा। टोटल 15 शेयर्स, मार्केट प्राइस है 902 से 950, फेस वैल्यू কিন্তু স্যার अलग होता है। हाँ बोलो सर। কিন্তু স্যার এটা তো পাবলিক কোম্পানি মানে লিস্টেড হয়ে গেছে, এখন তো অনলাইনে কিভাবে বাকি রাখা যায় এখন টাকাটাকে? नहीं, आज के मैं आपको क्या बोला सर, প্রাইভেটে जब খেলতে आप, হবে মানে স্যার हाँ অফলাইন হবে?
प्राइवेट में होता है, ठीक है, प्रोमोटिंग में मतलब जो लोग एक्चुअली प्रोमोटर ग्रुप होते हैं उनके बीच में होता है, ठीक है, बट जब नॉर्मल पब्लिक मार्केट से सब्सक्राइब करता है ना उनके लिए नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर बाकी नहीं रख सकते। ऑफलाइन है तो हो जाবে। ऑफलाइन में मतलब कहने का मतलब है ये सारा का सारा चीज आज के डेट में कोई बाकी काम नहीं होता, कोई पेंडिंग वैल्यू नहीं रहता है, कोई कॉल मनी नहीं रहता है, बट प्रोमोटिंग ग्रुप के अंदर शेयर के ऊपर बातचीत चलता रहता है, ठीक है। उसमें जनरल मीटिंग करके कंपनी अपने प्रोमोटर ग्रुप के बीच में अगर किसी का शेयर बाकी है नहीं है, ये सब प्रोसेस चलता रहता है सर। सिर्फ यहाँ पर सिर्फ रिटेल हम आप जैसे लोग ही नहीं है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होता है, प्रोमोटर फैमिली के अंदर भी बहुत सारे लोग होते हैं जो कंपनी का शेयर लेने का बोला है कि मैं 1 लाख शेयर लूंगा, 4 लाख लूंगा, कुछ पेमेंट किया, कुछ बाकी रखा, चलता है उनके बीच में, ठीक है, जो मैनेजमेंट के अंदर चलता है, बट जो भी है उसका मतलब वही होता है, ठीक है सर। ठीक है रुक जाओ, मैं आते हैं सर, आते हैं कैपिटल में भी आते हैं सर। मैं समझ सकता हूँ आपको मन में बहुत सवाल आ रहा है। अभी बात समझो, पेड अप कैपिटल अगर 50 लाख से कम होगा या फिर अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, नॉट मोर देन 2 करोड़, मैक्सिमम 2 करोड़ तक के अंदर है, तो आपका कंपनी स्मॉल कंपनी के कैटेगरी में काउंट होगा। याद रखिए सर, हाँ, सेक्शन 2 सबसेक्शन 85। सर पब्लिक कंपनी ये क्या होगा? अच्छा और एक बात, स्मॉल कंपनी कभी भी सेक्शन 8 कंपनी नहीं हो सकता। सेक्शन 8 कौन है? जो चैरिटेबल पर्पस के लिए आता है। स्मॉल कंपनी कभी भी चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए नहीं आ सकता, और स्मॉल कंपनी होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी भी नहीं हो पाएगा। वाह, याद रखिए सर, हाँ, स्मॉल कंपनी चैरिटेबल नहीं हो सकता, सेक्शन चैरिटेबल मतलब सेक्शन 8, और स्मॉल कंपनी होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी भी नहीं हो सकता। मतलब स्मॉल कंपनी किसी का होल्डिंग नहीं होगा, स्मॉल कंपनी किसी का सब्सिडियरी नहीं होगा, ठीक है। आगे देखो, शुड नॉट बी। नाउ सर पब्लिक कंपनी ये क्या है? सर पब्लिक मतलब जहां पर पब्लिक का पैसा होता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 में पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन दिया गया है, और वहां पर यह बताया जाता है कि पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी एंड हैज a minimum paid up share capital as may be prescribed, provided that a company which is subsidiary of a company not being a private company shall be deemed to be a public company for the purpose of this act even where such subsidiary company continues to be a private company in its article। ध्यान से समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट कहा है। A company which is subsidiary of a company not being a private company shall be deemed to be a public company। मतलब अगर कोई कंपनी किसी कंपनी का सब्सिडियरी है, सब्सिडियरी का क्या मतलब? सर सब्सिडियरी और होल्डिंग का यह मतलब होता है कि अगर किसी कंपनी में किसी दूसरे कंपनी का 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है, सर एक्चुअली 51% समझ लो, मोर देन 50% शेयर होल्डिंग है, तो जिसका शेयर होल्डिंग मोर देन 50% है उसको होल्डिंग कहा जाता है, और जिस कंपनी में होल्डिंग है उसको सब्सिडियरी कहा जाता है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जस्ट वेट सर। होल्डिंग और सब्सिडियरी के बीच में फर्क ये होता है, सपोज मानो कि कोई ए कंपनी है और कोई बी कंपनी है। ए कंपनी बी कंपनी में 50% से ज्यादा शेयर होल्ड करता है, तो ये कंपनी क्या हो जाएगा? बी कंपनी का होल्डिंग, और बी क्या हो जाएगा? ए का सब्सिडियरी। नाउ व्हाट इज द पॉइंट हियर? व्हाट इज द पॉइंट हियर? यहाँ पर क्या कहना चाहता है? बहुत सिंपल है, प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी, अच्छा इट इज नॉट, अच्छा पहला बात क्या बोला? पब्लिक कंपनी इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। बात को समझिए सर, प्राइवेट कंपनी इज नॉट अ public company is not a private company, this is the first thing, and second thing has a minimum paid up share capital as may be prescribed, हो सकता है, but provided, साथ में ये भी बोला है, provided a company which is subsidiary of a company, अगर कोई कंपनी किसी का सब्सिडरी है, not being a private company shall be deemed to be a public company for the purpose of this act। मतलब अगर किसी पब्लिक कंपनी में किसी दूसरे होल्डिंग कंपनी जो पब्लिक है अगर उसका होल्डिंग आ जाता है तो वो भी पब्लिक कंपनी बन जाएगा, ठीक है। भले ही कंपनी का जो आर्टिकल है वो प्राइवेट कंपनी का आर्टिकल है, मतलब कंपनी प्राइवेट है, कंपनी प्राइवेट है लेकिन उसमें होल्डिंग किसी पब्लिक का है, तो ऑटोमेटिकली प्राइवेट पब्लिक कंपनी का होल्डिंग ऑटोमेटिकली पब्लिक हो जाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं दूंगा आपको तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगा। यहाँ पर कुछ पॉइंट याद रखिए, पहले पहले कुछ पॉइंट याद रखिए, पब्लिक कंपनी का कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट्स। पहला बात, इट इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी and articles do not have the restricting clause, shares freely transferable, मतलब पब्लिक कंपनी में शेयर इजीली ट्रांसफर हो सकता है अपने मेंबर के बीच में,
और मजा का बात यह है सर कि पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7 होता है और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स में कोई लिमिट नहीं है, मतलब अनलिमिटेड मेंबरशिप हो सकता है पब्लिक कंपनी, ठीक है। और कभी भी कोई भी कंपनी का शेयर खरीद भी सकता है, बेच भी सकता है, कोई ट्रांसफर में कोई लिमिटेशन नहीं है, विद मतलब विद इन द रूल्स, ठीक है, विद इन द रूल्स में रह के आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। बट प्राइवेट में ऐसा नहीं है, प्राइवेट में शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है सर। 200 मेंबर मैक्सिमम हो सकता है, मैक्सिमम 200 मेंबर शुड बी इन प्राइवेट कंपनी, उनके बीच में ही शेयर कार्ड सर्कुलेशन होता है, इसके बाहर नहीं जा सकता। वही मैं आपको बोल रहा था कि सब्सिडियरी ऑफ ए पब्लिक कंपनी इज डीम्ड टू बी ए पब्लिक कंपनी। से फॉर एग्जांपल ए कंपनी है पब्लिक कंपनी, ठीक है। अब कोई पब्लिक कंपनी किसी प्राइवेट कंपनी को होल्ड कर लिया, ठीक है। बी कंपनी मानो कोई प्राइवेट कंपनी है, ये प्राइवेट है। अब बी कंपनी को मतलब ए कंपनी बी कंपनी में अपना शेयर ले लिया, कितना 50% से ज्यादा, तो ए कंपनी क्या हो गया, होल्डिंग हो गया, और बी क्या हो गया, सब्सिडियरी हो गया। मतलब हम ऐसे इसको बोलते हैं सर, बाप कंपनी बेटा कंपनी। कौन हो गया बाप, ए हो गया बाप सर, डोंट टेक इट स्लैंग, हाँ, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। कोई बोलते बाप पे मत जाना, अरे भाई बाप पे नहीं जा रहे थे बाबा, बाप इज अ बाबा का पापा का एक सिंपल नॉर्मल लैंग्वेज है, ठीक है। लोग बोलते हैं बाप पे मत जाना ठीक है, हिंदी मूवी में क्या डायलॉग है ना, बाप पे मत जाना, तो ऐसे ही बोल रहे हैं बाप पे मत जाना, ठीक है। यहाँ पर बाप का मतलब है होल्डिंग और बेटा का मतलब है सब्सिडियरी, बस ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। স্যার बाबा, हाँ बोलो सर। স্যার ধরুন এ কোম্পানি পাবলিক কোম্পানি যেটা হলো মানে সে ধরুন শেয়ার লিস্টেড কোম্পানি, ঠিক আছে। এবারে স্যার বি তো হোল্ডিং হয় মানে সাবসিডিয়ারি হয়ে গেল এর, মানে এ যদি হোল্ডিং করলো সেই ক্ষেত্রে কি স্যার বি এর যত পার্সেন্ট শেয়ার ধরুন 60% শেয়ার ধরুন এর আছে, তাহলে সেই 60% শেয়ার কি মার্কেটে লঞ্চ হবে স্টক হিসেবে, মানে শেয়ার মার্কেটে আসবে? डिपेंड करता है, मतलब अगर देखो अगर वो पब्लिक कंपनी है तो उसके अंडर अगर उसका शेयर आता है तो ऑटोमेटिकली ट्रेड तो होता है, वो डिपेंड करता है सर, वो मैन, हाँ बोल। বি এর নাম কি হবে? हम्म যদি বি কোম্পানির শেয়ারটা যদি ওরা হোল্ড করছে এ, তাহলে বি এর যদি শেয়ার হোল্ড করে তাহলে যদি 60% শেয়ারের মধ্যে ধরুন ওরা চাইলো যে 50% শেয়ার আমি মার্কেটে লঞ্চ করবো, মানে শেয়ার করতে মার্কেটে, পারে, তাহলে হ্যাঁ করতে পারে করতে কি পারে। সেটা বি এর নাম দিয়ে করবে নাকি এর নাম দিয়ে করবে? नहीं नहीं, সেই बी के ক্ষেত্রে नाम पे क्या करेगा, वो ए के नाम पे ही करेगा। এর নামে তো সবকিছু হয়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে। यस, ए के नाम पे करेगा, ए के नाम पे करेगा, ठीक है। হ্যাঁ স্যার, जैसे मानो कि बिग बास्केट और टाटा, ठीक है, টাটা স্যার, হ্যাঁ ওটাই ठीक স্যার है। ভাবছিল। अब बिग बास्केट चलो ऐसे एग्जांपल बहुत है। इनके बीच में टाटा और बिग बास्केट के बीच में 64% का शेयर का डील हुआ है ना। मतलब टाटा डिजिटल टाटा, জোম্যাটো ব্লিঙ্কিটও আসে তো এর মধ্যে। हाँ जोमेटो ब्लिंकिट भी ले सकते हैं आप, ठीक হ্যাঁ है। लेकिन কালকে বলছিল। यस रिसेंटली, कल कल बोल रहा था ना, तो जोमेटो तो रिसेंटली ब्लिंकिट का 100% शेयर ले लिया। ब्लिंकिट मतलब जो पहले ग्रोफर्स के नाम से जाना जाता था, হ্যাঁ अब স্যার, टाटा, ওটা এখন তো জোম্যাটোতে স্যার অনেক বেশি ওদের ইয়ে বেড়ে সেল অনেক হাই হয়ে গেছে এখন ব্লিঙ্কিটে। हाँ ऑब्वियसली होगा ना, बिकॉज जोमेटो जिस तरह से सर्विस प्रोवाइड करता है फूड डिलीवरी में, तो नो डाउट ग्रोफर एज ए जोमेटो के साथ इसीलिए तो आया ना, इसीलिए तो ब्लिंकिट 4000 करोड़ में बेचा, ब्लिंकिट 4000 करोड़ दिया। हाँ 100% কিনা আমাদের স্যার মানে পুরো কোম্পানিটাই বেচা হয়ে গেল हाँ ওদের यस হাতে। यस 100% ले लिया, ठीक है। अब जोमेटो स्टॉक मार्केट लिस्टेड है, जोमेटो का शेयर मार्केट में है, जैसे टाटा टाटा डिजिटल, ये टाटा डिजिटल, ठीक है। टाटा डिजिटल बेसिकली टाटा सन्स का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मेन पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है टाटा सन्स, ठीक है। टाटा डिजिटल डायरेक्टली शेयर होल्ड करता है क्या, एक बार देख लेते हैं सर। टाटा डिजिटल का शेयर प्राइस, टाटा डिजिटल, ये मोस्ट ऑफली टाटा कंज्यूमर के अंदर आता है आई थिंक, डायरेक्टली टाटा डिजिटल के नाम पे शेयर नहीं दिख रहा है मुझे। স্যার নেই স্যার টাটা ডিজিটালের নামে মেবি। टाटा डिजिटल उस हिसाब से नहीं करता है सर। टाटा डिजिटल बेसिकली टाटा सन्स का जो शेयर है, ठीक है,
टाटा के शेयर्स के अंदर ही वो इंक्लूडेड होके काम करते हैं। जैसे जियो का कोई शेयर्स नहीं है, वो रिलायंस के अंदर ही आता है, इसी तरह टाटा डिजिटल भी उसी के अंदर काम करता है, ठीक है। तो नाउ कॉन्सेप्ट इज दैट टाटा डिजिटल अपना शेयर का 65% बिग बास्केट पे दिया है। अब बिग बास्केट एक प्राइवेट कंपनी है, बिग बास्केट एक प्राइवेट कंपनी है। जैसे देखो टाटा ग्रुप, अब टाटा ग्रुप बहुत, टाटा का बिजनेस सिनेरियो ना वेरी बिग बिजनेस सिनेरियो, ठीक है। अब इसका कंपनी डिटेल्स देखोगे तो आप दिमाग आपका खराब होता रहेगा, बिकॉज इसमें इतना सारा कंपनी है टाटा सन्स का, इसका की पीपल ऑब्वियसली रतन टाटा है, और कौन किसको होल्ड करता है, कौन किस पे कितना शेयर रखा है, ये देखो। एफिलिएटेड कंपनीज टीसीएस, टाटा स्टील, ठीक है, टाटा प्रोजेक्ट्स, टाटा हाउसिंग, टाटा मोटर्स, আচ্ছা टाटा টাটা केमिकल, टाटा कंज्यूमर। হয়ে যাচ্ছে हाँ बोलो। টাটা সন্সই তো মনে হয় হেড, মানে টাটা গ্রুপে তো हाँ টাটা সন্সই हाँ, सारा चीज का हेड टाटा सन्स है। টাটা ठीक है, মোটরস টাটা টিসিএস এইভাবে তো ভাগ হয়ে যাচ্ছে এক একটা করে part। देखो सर यहाँ पर रिटेल में भी बहुत सारा है। तो बेसिकली होल्डिंग के हिसाब से टाटा सन्स बहुत सारे चीजों का होल्डिंग करता है। ये टाटा डिजिटल, ये इसके अंदर आता है डिजिटल में। टाटा डिजिटल बिग बास्केट में 68%, टाटा 1mg में 55%, टाटा नियो में टाटा नियो में मोस्ट प्रोबब्ली 100%, एंड इन्फिनिटी रिटेल बोल के एक है उसमें भी। सो कहने का मतलब है अब टाटा एक पब्लिक कंपनी है, ठीक है। अब टाटा एक पब्लिक कंपनी है तो बिग बास्केट में अगर 65% चला, 68% चला गया तो बिग बास्केट भी ऑटोमेटिकली, लेकिन बिग बास्केट इंडिविजुअली क्या है, बिग बास्केट इंडिविजुअली क्या है, प्राइवेट कंपनी है। दिखा देता हूँ, बिग बास्केट का कोई शेयर वगैरह आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, बिकॉज প্রাইভেট কোম্পানি हाँ अभी भी प्राइवेट ही होगा सर, তো মার্কেটে শেয়ার আছে নি তোদের? ठीक है। बिकॉज और क्या आएगा सर, अब तो वो टाटा के साथ है, अब मार्केट में और अलग से क्या शेयर लाएगा वो। টাটা আনলে স্যার ওটা বিগ টাটার নাম দিয়ে হয়ে যাবে পুরোটা। अब वो जो कुछ भी करेगा टाटा के नाम पे करेगा, बिकॉज अभी इसलिए बिग बास्केट के बिजनेस में क्या लिखा रहता है, टाटा बिग बास्केट, है ना। হ্যাঁ স্যার বিজনেসও বেড়ে গেছে ওদের টাটা ধরাতে। बिग बास्केट का डिटेल्स नहीं मिल रहा है, ठीक है, मिलेगा तो दिखाते हैं आपको बाद में। टाटा डिजिटल पेरेंट हो गया इसका, अलग से बिग बास्केट बेसिकली अभी उसका मैनेजमेंट टोटली मतलब अभी टाटा के हाथ में चला गया बेसिकली, ठीक है। कुछ देर पहले तक भी अगर आप देखते तो बिग बास्केट अलग से प्राइवेट कंपनी के हिसाब से काम करता था। तो अब क्या बिग बास्केट और प्राइवेट है, नहीं है सर। अब बिग बास्केट बेसिकली टाटा एंटरप्राइज बिग बास्केट देखे थे। यस अभी टाटा का हो गया, ठीक है। सो दैट इज द पॉइंट सर, अगर कोई कंपनी किसी और को ले लेता है तो ऑटोमेटिकली उसका मतलब प्राइवेट कंपनी को ले लेगा तो वो और प्राइवेट नहीं रहेगा। एंटरप्राइज बिग बास्केट लेके यस टाटा एंटरप्राइज के अंदर आ जाता है, ठीक है, टाटा एंटरप्राइज बिग बास्केट। सो दिस इज हाउ अ बिजनेस सिनेरियो एक्चुअली लुक्स लाइक। अब पब्लिक कंपनी का कैरेक्टर याद रखिए फिर, पब्लिक कंपनी इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, शेयर्स इसका फ्रीली ट्रांसफरेबल है, तभी तो हम लोग मार्केट से शेयर खुली का ही बैठा है टाटा एंटरप्राइज। टाटा एंटरप्राइज यस, ठीक है, टाटा एंटरप्राइज। नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है, नो मिनिमम कैपिटल पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है, जो एज पर दी डिटेल्स बोलेगा, मतलब जो भी सब्सक्रिप्शन के बोलेगा। अब बड़ा कंपनी नॉर्मली होता है पब्लिक कंपनी, मिनिमम 7 मेंबर, मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर। और एक बात याद रखिएगा, पब्लिक कंपनी का सब्सिडरी ऑफ ए पब्लिक कंपनी इज डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। ये याद रखिएगा सर, according to section 3 subsection 1 clause a company may be formed for any lawful purpose by 7 or more person where the company to be formed is to be a public company। section 3 subsection 1 clause a ये बताता है कि आप कंपनी बना सकते हो कोई लॉफुल पर्पस के लिए। सर अगर लॉफुल नहीं होगा तो इलीगल हो जाएगा, और इलीगल चीज करोगे तो इलीगल कारण में आओगे तो वो वॉइड हो जाएगा, ठीक है। एवरी इलीगल थिंग इज वॉइड, वॉइड मतलब कैंसिल, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हो ना, वॉइड का मतलब होता है कैंसिल। सो इलीगल काम नहीं कर सकते, जो भी है लॉफुल पर्पस में फॉर्म करो, 7 या उससे ज्यादा लोगों से करो, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो पब्लिक कंपनी के लिए ही बन जाएगा, ठीक है। अच्छा क्या जरूरी है कि 7 लोग मिलकर प्राइवेट नहीं बना सकता, अरे बना सकता है ना, ठीक है, लेकिन इन दैट केस आपको प्राइवेट कंपनी का रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्राइवेट बनाओ, पब्लिक बनाओ, बट एज पर दी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अच्छा दूसरा पॉइंट, अच्छा क्या पब्लिक कंपनी स्मॉल हो सकता है, हाँ सर हो सकता है, लेकिन ज्यादातर केस में स्मॉल कंपनी प्राइवेट लेवल में ही रहता है। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल,
अब बात को समझो सर, कंट्रोल के बेसिस में अभी मैं आपको होल्डिंग एंड सब्सिडरी में बात किया, अभी मैं आपको टाटा बिग बास्केट में बात किया, ब्लिंकिट जोमेटो में बात किया, क्या है ये सब? हाँ, ये सब क्या है? ये सब बेसिकली कंट्रोलिंग बेसिस में बिजनेस का कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी, यस सर, एनी क्वेश्चन? क्या बोलो सर। স্যার যে স্যার এই প্রাইভেট কোম্পানির ক্ষেত্রে যে স্যার বলছে টার্নওভার 2 কোটি টাকা আর বা পেইড আপ ক্যাপিটাল 50 লাখ টাকা, কিন্তু স্যার এর সাথে তো আরো আছে পেইড আপ ক্যাপিটাল 50 লাখ থেকে আরেকটা দেখাচ্ছিল যে এক্সিট অফ 2 করোড় এরকম একটা কিছু ব্যাপার দেখাচ্ছিল যে 10 করোড় কি 2 করোড় प्राइवेट একটা আছে। कंपनी ना रे बाबा, स्मॉल कंपनी। হ্যাঁ মানে Small স্মল company। কোম্পানি। হ্যাঁ স্যার এই যে এক্সিট যেটা হচ্ছে স্যার এই ওপরের পার্টটা দিয়েছিল এর উপরেই আমি এগুলো দেখতে পারি। এই যে স্যার হায়ার অফ ইয়ে স্যার যেখানে লেখা ছিল এক্ষুনি कौन सा ওটাই point? বলছি। এই যে স্যার প্রাইভেট কোম্পানি উপরে যান স্যার, बोल। কোথায় দেখলাম স্যার দাঁড়ান। না স্মল কোম্পানিতে যান, নিচে 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 আছে, হালকা একটু নিচে যান। হ্যাঁ স্যার এই যে এখানে এখানে 50 লাখ রুপিস হায়ার অ্যামাউন্ট অ্যাজ মেবি এই যে প্রেসক্রাইব যেটা বলছে যে 10 করোড় রুপিস এই যে এখানে দিয়েছে পয়েন্ট নাম্বার 1 which does এটা not স্যার exceed 50 लाख रुपीस और such higher amount as may be prescribed, मतलब नॉर्मली 50 लाख रुपया, बट उससे ज्यादा भी हो सकता है अगर गवर्नमेंट उसको परमिशन देता है तो। But সেক্ষেত্রে ওটাকে not, স্মল কোম্পানি বলা হবে যদি ওটা পারমিশনে থাকে। but which shall not be more than 10 करोड़। कम से कम पेड अप कैपिटल 50 लाख, ठीक है, जो 50 लाख नॉर्मली क्रॉस नहीं करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट आज के डेट में 10 करोड़ तक का परमिशन दे देता है, बट 10 करोड़ क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है, 10 करोड़ ठीक है क्रॉस सर, हाँ। नहीं करेगा। और टर्नओवर के बारे में बताते हैं, ऑफ व्हिच एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनी immediately preceding the last financial year does not exceed 2 crore rupees or such higher amount as may be prescribed but which shall not be more than 100 crore rupees। मतलब आपका बिजनेस का टर्नओवर कम से कम 2 करोड़ का रूल्स है, ठीक है, बट अगर सरकार प्रेस्क्राइब करता है तो ये 100 करोड़ के बीच में होना चाहिए, तभी आप उसको स्मॉल कंपनी बोल सकते हो। तो नॉर्मल रूल 50 लाख का है, पेड अप कैपिटल जो मैक्सिमम 10 करोड़ तक जा सकता है, टर्नओवर नॉर्मली 2 करोड़ तक का है, लेकिन उसको आप 100 करोड़ तक भी लेके जा सकते हो अगर गवर्नमेंट प्रिस्क्रिप्शन देता है तो, ठीक है, पर उससे ज्यादा नहीं। হ্যাঁ স্যার মানে ওটা করতে হবে। ये मैक्सिमम लिमिटेशन बना के रखा है, ठीक है। ये सबको समझ में आ रहा है रे बाबा? बोलो। হ্যাঁ স্যার Yes, sir. ये रिसेंट एक अमेंडमेंट भी आया है सर, फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज 1 2 जो हम लोगों ने अभी देखे आया सेक्शन 82 सबसेक्शन 85 का, पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर ऑफ स्मॉल कंपनी शैल नॉट एक्सीड ₹2 करोड़ एंड ₹20 करोड़, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल्स 2021 के अमेंडमेंट में विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 से आया है, ठीक है। पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर ऑफ द स्मॉल कंपनी 2 करोड़ या 20 करोड़ के ऊपर नहीं जाना चाहिए, बट हाँ मैक्सिमम रूल भी बना के रखा है, आपने देखा कि कैसे 100 करोड़ तक भी टर्नओवर जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट उसको देखेगा कि भाई ये उसको स्मॉल में रखा जाए कि ना जाए, वो एज पर गवर्नमेंट, ठीक है, लिमिटेशन देके रखा है। अब अच्छा, स्मॉल भी समझ में आ गया, पब्लिक भी समझ में आ गया। अब कंट्रोल के बेसिस में होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनीज क्या होता है देख लो फटाफट। होल्डिंग सब्सिडियरीज के बारे में मैंने आपको समझा दिया, होल्डिंग क्या होता है, सब्सिडियरी क्या होता है। अब होल्डिंग एंड सब्सिडियरी में होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनीज आर रिलेटिव टर्म्स, मतलब एक का नाम लो तो दूसरे का ऑटोमेटिक कनेक्शन जुड़ जाता है। A company is a holding company in relation to one or more other companies, means a company of which such companies are subsidiary companies। सर ये क्या हो गया? A company is a holding company in relation to one or more other companies, means a company of which such companies are subsidiary companies। Section 2 subsection 46 ये definition देता है। For the purpose of this clause, the expression company includes any body corporate, whereas section 2 subsection 87 defines subsidiary company in relation to any other company, that is to say the holding company, means a company in which the holding company controls the composition of board of director। अगर कोई कंपनी किसी कंपनी का होल्डिंग कंपनी बन जाता है, एग्जांपल के लिए आप टाटा एंड बिग बास्केट को दिमाग में रख सकते हो,
बिग बास्केट, टाटा, या फिर आप फ्लिपकार्ट एंड बोलो। वॉलमार्ट। थैंक यू सर। ये कुछ पॉपुलर नाम है इसलिए ले रहा हूँ। फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट। वॉलमार्ट का फ्लिपकार्ट में कितना शेयर होल्डिंग है? স্যার 90 কত যেন পার্সেন্ট ছিল, नहीं सर, 89%। अभी कम 89। हो गया, 82%, 72%। थैंक यू सर। ठीक है, ये रिसेंट वैसे चेंजेस आया है सर। ठीक है, 80% था लास्ट ईयर तक, 80% था, अभी उसका थोड़ा कम हो गया, 72% आ गया। মানে हाँ बोलो। এরকম ভাবে হুট করে কমিয়ে দেবো যে মানে চাইলে? हाँ, कंपनी अपना अगर वॉलमार्ट को पैसा का जरूरत होगा क्या करेगा? अपना शेयर बेचेगा, किसी और को इच्छा होगा तो आके खरीद लेगा। कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? वाई नॉट? रेस्ट्रिक्शन है, प्राइवेट कंपनी में रेस्ट्रिक्शन है। फ्लिपकार्ट इज ए प्राइवेट कंपनी, फ्लिपकार्ट স্যার प्राइवेटली চাইলে कंट्रोल होता है। ফ্লিপকার্টে, हाँ, মানে স্যার ফ্লিপকার্টে যত পার্সেন্ট শেয়ার ছিল নিজেদের মানে ওনারে, তাহলে স্যার हाँ, চাইলে ফ্লিপকার্ট নিজের নামে করে নিতে পারে ওই শেয়ারটা, মানে যেটুকু এটা ওরা ছাড়ছে। यस, क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? लेकिन उसका जो वैल्यूएशन है वो देना पड़ेगा। হ্যাঁ মানে স্যার ওই ভ্যালুয়েশনটা পে করতে হবে। वैल्यूएशन पे करना पड़ेगा। ऐसे फ्लिपकार्ट, अभी फ्लिपकार्ट का रेवेन्यू देखो आप, फ्लिपकार्ट का रेवेन्यू है 5.5 बिलियन का। और एक चीज बता दूं आपको, फ्लिपकार्ट करेंटली वर्ल्ड टॉप 50 मतलब ग्रोइंग कंपनीज में से एक है, वैल्यूएबल कंपनी। मतलब अगर आप मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द वर्ल्ड सर्च करोगे तो उसमें आपको इंडिया से 2 कंपनी जरूर मिलेगा। दिखाता हूँ रुको। तो चेंजेस हुआ है कि नहीं, आई डोंट नो। फोर्ब्स का लिस्ट 2000 रैंक लार्जेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड। एप्पल नंबर 1 है, आई नो। देखते हैं विकी सोर्स স্যার में कुछ টেসলা बोलता है। हाँ, टेस्ला आएगा, Apple- टेस्ला आएगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से अलग है, बट मैं बेसिकली मैं चाह रहा हूँ वैल्यूएबल ब्रांड्स, मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स। देखते हैं इसमें फ्लिपकार्ट है कि नहीं। ये देखो सर, अमेजन नंबर 1 रैंकिंग में है करेंटली, 2021 का लिस्ट है। अमेजन, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टेंसेंट, मेटा मतलब फेसबुक, अलीबाबा चाइना का है, वीजा यूनाइटेड स्टेट्स, मैकडोनल्ड्स, मास्टर कार्ड। वैल्यूएशन साइड में दिया हुआ है सर। ठीक है, ब्रांड फाइनेंस लिस्ट में, फोर्ब्स लिस्ट में मोस्ट वैल्यू ओवर टाइम 2007 से इंडिया का कुछ है क्या? फ्लिपकार्ट था सर, इसीलिए मैं नाम लिया था फ्लिपकार्ट का, बट अभी रिसेंट लिस्ट में मुझे नहीं दिख रहा है। मोस्ट ऑफ वो ग्रोइंग में था। ठीक है, ये डिजिटल कंपनीज में से था, कुछ तो था एक। ठीक है, अगर बाद में मिलता है मैं दिखाता हूँ आपको बाद में। ठीक है, तभी तो सर वॉलमार्ट जैसे बड़े बड़े कंपनीज आके उसको होल्ड कर रहा है। ओके, ठीक है, जब आएगा बताएंगे। तो कहने का मतलब मेरा सिंपल था यहाँ पर कि बेसिकली फ्लिपकार्ट में वॉलमार्ट का 72%, टेंसेंट का 5.3, टाइगर ग्लोबल 4.1, बिनी बंसल एंड सचिन बंसल, ऐसे सचिन अभी और नहीं है, सचिन छोड़ के चला गया। बिनी का है 2.4। ठीक है, सॉफ्ट बैंक जापान का है 1.4, माइक्रोसॉफ्ट का है 1.2 एंड बाकी अदर्स का है 9%। तो कहने का मतलब है कि हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट को होल्ड करता है और फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट का सब्सिडियरी है। हाँ सर, ये देखो प्राइवेट है बट सब्सिडियरी है। কিন্তু স্যার এটা তো হচ্ছে যে সাবসিডিয়ারি হচ্ছে, এবারে বাদ থেকে যে কোম্পানিগুলো যে ওদের শেয়ার যে হোল্ড করছে 5%, 4%, তাহলে তাদেরকেও তো মোটামুটি ওয়ালমার্টের এই সমস্ত ডিসিশন মানতে হবে সেই ক্ষেত্রে, তো ওদের সবচেয়ে হোল্ড বেশি। ऑब्वियसली जिसका ज्यादा है उसका उसका चलता है ना। ऐसे बंगाली में हिंदी में बोलते हैं ना सर, जोर जिसका मुल्क उसका। ठीक है, तो ऑब्वियसली वॉलमार्ट बोर्ड को जरूर कंट्रोल करेगा, नो डाउट। बट इसका मतलब ये नहीं कि बाकी शेयर होल्डर का ओपिनियन का कोई वैल्यू नहीं। इट्स नॉट लाइक दैट। बट यस, वॉलमार्ट क्योंकि लार्जेस्ट शेयर होल्डर है तो बोर्ड का कंट्रोलिंग नो डाउट वॉलमार्ट के हाथ में जरूर होगा सर। ठीक है, तो
जैसे कि आपको यहाँ पर वही मैं बताया कि होल्डिंग कंपनी किसको बोला जाता है, whereas सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 डिफाइन सब्सिडियरी कंपनी, जैसे कि फ्लिपकार्ट एक सब्सिडियरी कंपनी है किसका, वॉलमार्ट का, in relation to any other company, that is to say holding company means a company in which the holding company controls the composition of the board of directors or exercise the control more than one half of the total voting power either at its own or together with one or more of its subsidiary companies, provided that such class or classes of holding companies as may be prescribed shall not have layers of subsidiaries beyond such members as may be prescribed. ठीक है, मतलब इस तरह से सिंपल तरीके से समझो कि होल्डिंग कंपनी इसी तरह से सब्सिडियरी को लेता है और सब्सिडियरी इस तरह से किसी का होल्डिंग काउंट करता है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। देखो सर, for the purpose of this section, a company shall be deemed to be a subsidiary company of the holding company even if the control referred to in clause 1(2) is another subsidiary company of the holding company। अगर किसी का कंट्रोल किसी और के, मतलब मानो कि बिग क्या बोलते हैं इसको, वॉलमार्ट ने किसी एक कंपनी को होल्ड किया, सब्सिडियरी बनाया, फिर वो सब्सिडियरी ने किसी और को सब्सिडियरी बनाया, तो ये भी ऑटोमेटिकली चेन बाय चेन सब्सिडियरी बन जाता है। Compositions of board of directors shall be deemed to be controlled by another company if that other company by exercise of some powers exercisable by its at its discretion can appoint to remove or all majority of the directors. The expression company includes any body corporate and layer in relation to a holding company means its subsidiary or subsidiaries। layer का मतलब है, say for example वॉलमार्ट किसी को होल्ड करता है, ठीक है, फिर जिसको वॉलमार्ट होल्ड करता है वो किसी और को होल्ड करता है, ठीक है, ऐसे चेन बाय चेन होल्डिंग सब्सिडियरी बना रहता है, तो उसको लेयर कहा जाता है। ठीक है, लेयर बाय लेयर होल्डिंग सब्सिडियरी का चेन रहता है, मतलब एक कंपनी बी को होल्ड करता है, बी सी को होल्ड करता है, सी डी को होल्ड करता है, इट्स लाइक दैट। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कुछ एग्जाम्पल देख सकते हो। ए विल बी सब्सिडियरी ऑफ बी इफ बी कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए। अगर बी ए का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करता है तो बी ए का सब्सिडियरी बन जाता है। That is, if B can, without the consent or approval of any other person, if B can, without the consent or approval of any other person, appoint or remove the majority of directors of A, मतलब इतना कंट्रोलिंग आपके पास है ना, तो आप ऐसा कर सकते हो। Example, A will be subsidiary of B if B holds more than 50% of the share capital of A। सिंपल एग्जाम्पल्स है, आपको प्रैक्टिकली बहुत सारा बताया। B is a subsidiary of A and C is a subsidiary of B। अब देखो यहाँ पर ABC आ गया, B का सब्सिडियरी कौन है, B is a subsidiary of A, तो इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि A B को होल्ड करता है। हाँ सर, तो A कौन हो गया, होल्डिंग किसका, B का। तो B is a subsidiary of A and C is a subsidiary of B। C is a subsidiary of B, तो C किसका सब्सिडियरी है, B का, तो B कौन हो गया, होल्डिंग ऑफ C। So if B is a subsidiary of A and C is a subsidiary of B, in such a case C will be subsidiary of A। मतलब A B को होल्ड करता है और B C को होल्ड करता है, तो इट्स ऑटोमेटिक कि C A को होल्ड करता है, मतलब सॉरी A C को भी होल्ड करता है। मतलब अगर A का पैसा B के पास है और B का पैसा C के पास है, तो इससे ये कहना गलत नहीं होगा कि अल्टीमेटली A का पैसा C के पास है भाया B। बोलो सर, समझ में आ रहा है आप लोगों को? टेल मी, आप लोगों का हाँ ना जरूरी है मेरे लिए। समझ में नहीं आया तो बोलो, आया तो भी बोलो, बोलो रे। सनोन, ज्योति, रोशनी, नयनी, आया, श्रद्धा, राजन्ना, बोलो सर। विदिशा, समझ में आ रहा है? राज, बोल सर। नील, ओके सर, ठीक है सर, चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिर ये भी समझ में आ गया, B is a subsidiary of A, C is a subsidiary of B, in such a case C will be subsidiary of A, in the like manner if D is a subsidiary of C then D will be a subsidiary of B as well as of A and so on। चलता रहेगा ऐसा। ठीक है, मतलब जैसे टाटा सन्स का है ना, टाटा सन्स किसी को होल्ड करता है, फिर वो किसी को होल्ड करता है, फिर वो किसी को होल्ड करता है, इस तरह का चलता रहता है। अच्छा याद रखिएगा सर, स्टेटस ऑफ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडियरी ऑफ टू पब्लिक कंपनी। सर अगर कोई प्राइवेट कंपनी जो किसी पब्लिक कंपनी का सब्सिडियरी है उसका क्या होता है, जैसे बिग बास्केट का चल रहा था। ठीक है, इन व्यू ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अ प्राइवेट कंपनी व्हिच इज अ सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक कंपनी, मतलब कोई पब्लिक कंपनी
किसी प्राइवेट कंपनी को होल्ड कर लिया, शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी, मतलब वो प्राइवेट कंपनी और प्राइवेट नहीं रहेगा, वो बेसिकली प्राइवेट मतलब बेसिकली पब्लिक हो जाएगा। फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट इवन वेयर सच सब्सिडियरी कंपनी कंटिन्यूज टू बी अ प्राइवेट कंपनी इन इट्स आर्टिकल, उसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मतलब उसका कंपनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कंपनी का जो रूल बुक है, वहां पर वो प्राइवेट है, बट क्योंकि उसका होल्डिंग पब्लिक के पास है, पब्लिक कंपनी के पास है, तो वो ऑटोमेटिकली और प्राइवेट के हिसाब से ट्रीट नहीं होगा, वो एक पब्लिक के हिसाब से ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा उसका। ठीक है, तो जस्ट रिमेंबर दिस लॉजिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स एज पर सेक्शंस। सर एसोसिएट कंपनी ये कौन होता है भाई? एसोसिएट, एसोसिएट मतलब सहयोगी है ना। एसोसिएशन का क्या मतलब होता है? बांग्लाते আমরা কি বলি? সহযোগী। सहयोगी समझते हो? हिंदी में बोलते हैं सहयोगी, पार्टनर, वैसा एसोसिएट कंपनी। सेक्शन 2 सबसेक्शन 6। बट कैसे समझ में आएगा एसोसिएट कंपनी? कैसे समझ में आता है? in relation to another company means a company in which that other company has a significant influence but which is not a subsidiary company of the company having such influence and includes the joint venture company। मतलब इन्फ्लुएंस रहेगा बट होल्डिंग नहीं रहेगा, या फिर कोई किसी का सब्सिडियरी या होल्डिंग नहीं होगा बट एक दूसरे का इन्फ्लुएंस रहेगा। अगर आप मुझे इन्फ्लुएंस कर सकते हो तो आप मेरा सहयोगी बन जाओगे, लेकिन आप मैं आपका सब्सिडियरी हूं, ना तो आप मेरा होल्डिंग हो, एंड वाइस वर्सा। कोई होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप नहीं होगा बट फिर भी एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकता है, जैसे कि जॉइंट वेंचर, ठीक है। For the purpose of this clause, the expression significant influence means control of at least 20% of the total voting power। कम से कम वोटिंग पावर 20% होना चाहिए। वोटिंग पावर कैसे आता है? शेयर होल्डिंग से। वोटिंग पावर शेयर होल्डिंग से आता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आपका किसी की कंपनी में शेयर होल्डिंग है तो आपका वोटिंग पावर है, ठीक है। और कंट्रोल और पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजन अंडर एन एग्रीमेंट, ठीक है। The expression joint venture means a joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to net assets of the arrangement। तो वोटिंग पावर आता है। जब वोटिंग पावर से याद आया तो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ, जस्ट अ सेकंड, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। सर स्क्रीन शेयर नहीं। स्क्रीन शेयर पूरी नहीं, আমি স্ক্রিনটা বন্ধ করলাম। ঠিক আছে স্যার। एक सेकंड रुको। ये देखो, अच्छा मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सर, ये पेटीएम का शेयर होल्डर हूँ, इसलिए पेटीएम की तरफ से मुझे पेटीएम का मीटिंग होने वाला है, तो इसलिए मेरे को नोटिस भेजा, ठीक है। तो क्या नोटिस भेजा है? ये देखो सर, 197 कम्युनिकेशन, पेटीएम का मेन नाम है, नोटिस कन्वेनिंग 22nd AGM शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन फ्राइडे August 19, 2022 4:30 में। वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू से मीटिंग होगा, ऑडियो विजुअल मीम्स एंड एनुअल रिपोर्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर का डिस्कशन होगा, ठीक है। एजीएम है, एजीएम में एनुअल मीटिंग रिटर्न का डिस्कशन होता है। सब्जेक्ट क्या है? नोटिस कन्वेनिंग 22nd AGM एंड एनुअल रिपोर्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, ठीक है। डियर मेंबर, ट्रस्ट दिस कम्युनिकेशन फाइंड्स यू एंड योर फैमिली सेफ, ये सब बताया है। और मीटिंग में क्या डिस्कशंस होगा वो भी बोला है। वोटिंग अगर वोट होता है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर डिसीजंस के लिए, तो इन कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ 100 सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, रूल 20 ऑफ द कंपनीज रूल 2014, रेगुलेशन 44 सेबी लिस्टिंग के हिसाब से जो भी वोटिंग होगा उसके बारे में बोला है कि वोट देने के लिए कौन एलिजिबल है कौन नहीं है, इसके लिए बोला है सर, ठीक है।
अटेंड मीटिंग अटेंड करने का क्या है, वोटिंग रिजल्ट्स कब आएगा, ठीक है, डिसीजंस के ऊपर, ये सारे के सारे के लिए मेरे को डिटेल्स भेजा है। तो कहने का मतलब है, आई होप यू अंडरस्टैंड, ये जो वोटिंग पावर के बारे में मैंने बात किया, क्यों किया, ठीक है, ठीक है। अब ये वोटिंग पावर में देखो सर, मैं जितना शेयर होल्ड करता हूँ उसमें मेरे वोट से ज्यादा कुछ फर्क, ज्यादा क्या फर्क ही नहीं आता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज दैट, तो फिर किसके वोट से फर्क आता है कंपनी में? जो कम से कम 1% शेयर होल्ड करता है, और जिसके कंपनी का शेयर कैपिटल मोर देन लाख करोड़ का हो, और उसका अगर कोई 1% भी होल्ड करता है ना, तो फर्क जरूर पड़ता है। और 20% शेयर होल्डिंग मतलब, आई होप यू अंडरस्टैंड, इट्स अ ह्यूज थिंग, इट्स अ ह्यूज मैटर, ठीक है। इसलिए बोला सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मींस कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, और कंट्रोल ऑफ और पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजन अंडर एन एग्रीमेंट, ठीक है। ऐसा और भी कंपनीज का आता रहता है। ये एक्चुअली कुछ दिनों में मुझे पेटीएम का दिखा, तो मैं सोचा कि आपको एक बार दिखा दूं, ठीक है। ऐसा अगर आप लोग भी किसी कंपनी का शेयर होल्ड करोगे, तो आपके पास भी कंपनी का इस तरह का मैसेज आता है जब कंपनी मीटिंग करता है, ठीक है। ऑफलाइन के लिए भी बुलाते हैं, ऑनलाइन के लिए भी बोलते हैं, ठीक है, आप पार्ट ले सकते हो इस तरह से। द एक्सप्रेशन जॉइंट वेंचर मींस, हाँ बोलो। আপনি স্যার ভোটও তো দিতে পারবেন সেই ক্ষেত্রে, हाँ কিন্তু আপনি सर, ভোট ऑब्वियसली, यस, ठीक है। The expression joint venture means a joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the net asset of the arrangement. The term total share capital का मतलब क्या है? Total share capital का मतलब है aggregate of the paid up share capital and convertible preference share capital, ठीक है। टोटल शेयर कैपिटल का मतलब है जितना कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल है, पेड अप इक्विटी एंड कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेबल का मतलब जो प्रेफरेंस शेयर को बाद में इक्विटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब प्रेफरेंस और इक्विटी में क्या फर्क है, वो भी आस्ते आस्ते बताएंगे आपको। प्रेफरेंस और इक्विटी में क्या फर्क होता है, वो भी आस्ते आस्ते बताएंगे। आस्ते आस्ते समझते हो ना, आहिस्ता आहिस्ता। ये देखो सर, वाइट जनरल सर्कुलर नंबर एक आया है, जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने ये बताया सर, शेयर हेल्ड बाय ए कंपनी इन अनदर कंपनी इन फिड्यूशियरी कैपेसिटी। फिड्यूशियरी मतलब जो इन्फ्लुएंस कर सकता है, shall not be counted for the purpose of determining the relationship of associate company under section 2 section 6 of the companies। फिड्यूशियरी कैपेसिटी मतलब जो मतलब पर्सनल रिलेशनशिप की तरह कुछ कॉन्सेप्ट होता है, उसको एसोसिएट कंपनी ऑलवेज ना भी कहा जा सकता है। एग्जांपल के लिए, ए लिमिटेड एज अ पब्लिक कंपनी एंड होल्ड 23% शेयर कैपिटल इन बी लिमिटेड। ए लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है जिसका 23% शेयर बी लिमिटेड का है एंड 15% शेयर ऑफ सी लिमिटेड का है। A Limited is a public company, holds 23% of share capital in B Limited and 15% share capital of C Limited. By virtue of the shareholding pattern, B Limited will be known as the associate company of A Limited as the holding is more than 20%, whereas C Limited will not be associate as the required 20% is not there, hence no significant influence. Simple है, याद रखिएगा। 15% में 15% भी कुछ कम नहीं होता, बट फिर भी 15% में आप एसोसिएट नहीं होगे एज पर द डेफिनेशन, एज पर द डेफिनेशन, एज पर द रूल्स। 20% या उससे ज्यादा होने से आपको इन्फ्लुएंशियल या एसोसिएट कंपनी का पावर मिलता है, या आपको बेसिकली एसोसिएट कंपनी कहा जा सकता है। बोलो सर, क्लियर हुआ बात? यस और नो? হ্যাঁ স্যার। अब जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में बोला था कि सर कैपिटल के हिसाब से भी बहुत सारा मैटर काम करता है। जैसे कि लिस्टेड कंपनी, कैपिटल के बेसिस में लिस्टेड कंपनी क्या होता है सर? लिस्टेड का मतलब है स्टॉक मार्केट लिस्टिंग, ठीक है। एज पर द डेफिनेशन गिवन इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, याद रखिएगा, सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, इट इज अ कंपनी व्हिच हैज एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अगर कंपनी का शेयर या स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, जैसे कि रिसेंटली एलआईसी लिस्टेड हुआ, ठीक है, पेटीएम लिस्टेड हुआ रिसेंटली, जोमेटो लिस्टेड हुआ, ऐसे बहुत सारे कंपनीज है, करीब करीब 7000 कंपनी मार्केट में लिस्टेड है ऑलरेडी करेंटली, बीएसई और एनएसई मिलाकर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को मिला के 7000 के आसपास कंपनी लिस्टेड है। Provided that such class of companies which have listed or intend to list such class of securities as may be prescribed in consultation with Securities and Exchange Board,
सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड कौन होता है? सेबी। जो लोग सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 या फिर सीएसईए में फाइनल का पढ़ाई करोगे, वहां पर जाके आप देखोगे, ठीक है, या फिर जो करते हो ऑलरेडी, जिसके लिए मेरा सिक्योरिटी लॉ का क्लास चलता है सर, एवरी थर्सडे को मैं सिक्योरिटी लॉ और शनिवार को मैं सिक्योरिटी लॉ का क्लास लेता हूँ, जहां पर मैं सेबी लॉ के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। अब सेबी लॉ भी अलग से है सर, ठीक है, जहां पर सेबी किस तरह से मेंटेन होता है, कंट्रोल होता है, वो बता के रखा है। लेकिन सेबी वही करता है, पहले कंपनी लॉ जो उसको बोलता है, ठीक है। तो इन कंसल्टेशन विद द सेबी शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज लिस्टेड कंपनीज। तो क्या बोला? लिस्टेड कंपनी क्या है? As per the definition given in section 2 subsection 52 of the Companies Act 2013, it is a company which has any of its securities listed on any recognized stock exchange. Now what is recognized stock exchange? दो नाम तो ऑलरेडी लिखा, ठीक है, और ऐसे तो 7 रिकॉग्नाइज्ड है अभी स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में, करेंटली 7 है, उसमें से 2 पॉपुलर नाम ही मैंने लिखा, बाकी नाम बाद में बताऊंगा। ऐसे एमसीएक्स है, ठीक है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज वगैरह में, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज बोल के भी एक है, ठीक है, वो सेबी के साइड में जाके आपको मिल जाएगा। एक्टिव स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज इज आल्सो देयर, ठीक है, बट 2 मेन है, बीएसई एनएसई, जहां पर मेनली कंपनी लिस्टेड होता है। So provided that such class of companies which have listed or intend to list such class of securities as may be prescribed in consultation with the SEBI shall not be considered as a listed companies. ठीक है? And whereas the word securities as per the section 2 subsection 81 of the Companies Act 2013 has been assigned the same meaning as defined in clause H of the Security Contract Act 1956. Security Contract Act क्या है? SEBI आने से पहले हमारे देश में सिक्योरिटी लॉ होता था, ठीक है, अभी भी चलता है सिक्योरिटी लॉ, ठीक है, उसके हिसाब से आना चाहिए। एग्जाम्पल, स्कैन स्टील रोड्स लिमिटेड, सॉरी स्कैन स्टील रोड्स लिमिटेड या रॉड्स, जो भी हो रॉड्स, स्कैन स्टील रोड्स लिमिटेड इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी whose shares are listed in stock exchange Kolkata. Hence Scan Steel Rods Limited is a listed company. The reason for calling it a listed is because the company and the stock exchange have signed a listing agreement for trading in share market in the capital market. ठीक है, मतलब इसका शेयर मार्केट में मिलेगा, कोई भी इसका शेयर खरीद सकता है बिकॉज वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुआ है। सर अगर आप जानना चाहते हो, जैसे देखो ये देखो, ये सब कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने वाला है, अपकमिंग है, लेकिन इसका डिटेल्स अगर आप और जानना चाहते हो, इसके लिए आपको सेबी के साइट विजिट करना चाहिए, और यहाँ जाके अगर आप फाइलिंग स्टेटस में जाते हो, ठीक है, और यहाँ जाके अगर आप ये देखो पब्लिक इश्यूज, यहीं पर मिलता है सर, प्रोसेसिंग स्टेटस, बायबैक्स, पब्लिक इश्यूज, रेड हेयरिंग, फाइल्ड विद आरओसी, ड्राफ्ट ऑफर, डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड विद सेबी, फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल्ड विद आरओसी। चलो देखते हैं। वैसे एलआईसी इसी तरह से आया था, और यहाँ पर आप देख सकते हो, लुक एट सब, यहाँ डेट वाइज भी चेक किया जा सकता है, बट ये देखो जून 20 से लेके लास्ट डेटा यहाँ पर दिख रहा है। कैंपस एक्टिव वायर, आथर इंडस्ट्री, एथॉस, ई मुद्रा, ये जो भी मैं बोल रहा हूँ, वेनस पाइप्स, डिलीवरी, ये देखो यहाँ पर भी उसका लिस्ट जीरोधा भी दिया है, ठीक है, बट जो भी दिया है फ्रॉम दी सेबी साइट्स, ठीक है, ये फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट्स किसको मिला है, किसने रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस किसने डाला है? रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस मतलब कंपनी अपने आप को लिस्ट करने के लिए सेबी के पास जाता है और बोलते हैं कि मैं लिस्ट होना चाहता हूँ, कि मेरा प्रोस्पेक्टस देख पाओ, और इस प्रोस्पेक्टस के बेसिस में आप चेक करके मुझे डिसीजन, मतलब बेसिकली मुझे परमिशन दो कि ताकि मैं पब्लिकली लिस्ट हो पाऊँ, ठीक है। ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल विद सेबी। अब ड्राफ्ट ऑफर में बेसिकली जो अभी आया नहीं, आने आएगा, मतलब रिसेंट हुआ है, जो अभी अपना ड्राफ्टिंग किया है, जैसे देखो बीबा फैशन, बीबा के बारे में जानते होंगे आप लोग, ये बेसिकली लेडीज वुमेन्स जो कुर्ता वगैरह ये सब होता है ना, क्या बोलते हैं सर, एथनिक वेयर, ठीक है, एथनिक वेयर में बीबा फैशन है, ठीक है। आई होप आप लोग जानते होंगे, जो लोग एथनिक के साथ कनेक्टेड हो, दे मस्ट नो कि बीबा इज अ वेरी फेमस एथनिक वेयर कंपनी, ठीक है। यूनिपार्ट्स इंडिया, मुझे नहीं पता, साई सिल्क कालामंदिर लिमिटेड, सुला वाइनियर्स लिमिटेड, सिग्नेचर ग्लोबल, मित्सु केमिकल प्लास्ट लिमिटेड, हेल्थविस्टा इंडिया लिमिटेड, आई डोंट नो, सभी के बारे में मेरे को नहीं पता, ठीक है, अब पता करना पड़ेगा कि क्या है नहीं है। इफ यू वांट टू नो किसके कैसे पता चलेगा, डीआरएचपी में जाओ, कंपनी का डिटेल्स देखो, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह देखो, आप चेक कर सकते हो,
ठीक है। तो इतना सारा कंपनी, प्रिस्टीन लॉजिस्टिक, पेमेट, जेमिनी एडिबल्स, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड, कीस्टोन रियल्टर्स, डेल्टा टेक गेमिंग लिमिटेड, आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विस, स्टिच टेक्सटाइल लिमिटेड, भारत एफआईएस लिमिटेड। देख रहे हैं सर, ये लोग क्या किया सर, लिस्टेड होने के लिए सेबी में फाइल किया। अब इनमें से सेबी जिनको परमिशन देगा वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होगा। जब तक प्रॉब्लम क्लियर नहीं होता तब तक ये लोग लिस्टेड नहीं होता। मतलब जब तक सेबी का परमिशन नहीं मिल जाता तब तक नहीं। समझ में आ रहा है सर? हेलो? यस सर। ठीक है। अब देखो सर, इतना सारा बात कर रहा हूँ, अब देखो ये जो कंपनी का जो डिटेल्स फाइल होता है, कौन करता है ये सब फाइल डिटेल्स? जैसे ये बीबा का अगर मैं डीआरएच पे दिखाऊं, ये बीबा का डीआरएचपी है। अब ये सब काम कौन करता है? आपको पता होना चाहिए कि आज के डेट में एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, आप लोगों का रोल प्ले कितना बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा हो गया। ये देखो सर, मजाक नहीं कर रहा है, जस्ट लुक एट हियर। ऐसे इसका फाइनेंशियल कौन मेंटेन करेगा? इसका जो फाइनेंशियल है वो कौन देखेगा? फाइनेंशियल सीएसीएमए के हाथ में है। ये कंपनी का जो डिटेल्स है, इसका जो फाइनेंशियल्स है, ये सीएसीएमए के हाथ में है। बट इसका जो ड्राफ्टिंग है, लुक एट सर, चलो मैं कंपनी के साइड से निकाल दिया, अभी इसका डिटेल्स नहीं आया, फाइनेंशियल रिकॉर्ड अभी तक नहीं है, ड्राफ्ट फाइल हुआ है। ठीक है, कंपनी ये ड्राफ्ट है। ठीक है, ये जो ड्राफ्ट फाइल हुआ है, बीबा रंगरीति, ठीक है, ये सब इन्हीं का ब्रांड है, बीबा फैशन लिमिटेड। कहाँ का ब्रांड है सर? कहाँ का कंपनी है? रजिस्टर्ड कॉर्पोरेट ऑफिस गुड़गांव में है, हरियाणा में। कौन है इसका कॉन्टेक्ट पर्सन? सचिन अग्रवाल, कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में कुछ जानकारी लेना है तो आपको सचिन अग्रवाल जो सीएस है और कंप्लायंस ऑफिसर है उनसे जो कनेक्ट करना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको नहीं चाहिए, सेबी को जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अच्छा, इसको लाने के लिए जो कंपनी, इसका जितना जरूरी है पैसा, कितना जरूरी है, कुछ बोला है क्या? कितना जरूरी है इसका फाइनेंशियल डेटा? कुछ दिख रहा है? एक्चुअली ये कंप्लीटेड नहीं है अभी भी। इसमें मिलता है सर, यहीं पर आएगा, एडेंडम टू द ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस डेटेड अप्रैल 11 2022, नोटिस टू इन्वेस्टर्स। ठीक है, ये नोटिस टू इन्वेस्टर्स है, अभी भी डिटेल्स नहीं आया। बट अगर कंपनी मार्केट में आता है तो इनको मार्केट से पैसा रेज करने का जो फाइनेंशियल एरिया है, ठीक है, मतलब बेसिकली इसको बोला जाता है सर मार्चेंट बैंकर। ठीक है, उनका काम करेगा जेएम फाइनेंशियल्स, एम्बिट प्राइवेट लिमिटेड, डीएम कैपिटल, इक्विरस, एचएसबीसी, हांगकांग संघाई बैंक ऑफ चाइना, सिक्योरिटीज कैपिटल मार्केट लिमिटेड। यहाँ पर कौन काम करता है? अरे सर चार्टर्ड सीएमए वाले ही तो है, और कौन करेगा? और लिंक टाइम जो है वो रजिस्टर है। ठीक है, और ये देखो आप, जो कंपनी सेक्रेटरी है, जस्ट लुक एट सर, जो भी है आप देख लो, जान लो, सचिन अग्रवाल कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर। मतलब इस पूरा ड्राफ्टिंग कॉन्सेप्ट को रेडी करना, इसमें सीएस का रोल प्ले बहुत है। ठीक है, लेकिन ये जैसे ये सब कंपनी में कौन रहेगा? मार्केट से पैसा रेज करना, रीगल मतलब अकाउंट्स को मेंटेन करना, उसका डिटेल्स को चेक करना, सीए मस्ट बी देयर, सीएमए मस्ट बी देयर। ठीक है, एंड कभी कभी एमबीए फाइनेंस वगैरह भी जरूर होता है सर, अगर हाँ ऐसा एमबीए फाइनेंस का नॉलेज होना चाहिए। आजकल तो सर एमबीए फाइनेंस इधर उधर से हो जाता है, बट अगर नॉलेज नहीं है तो ऐसा एमबीए फाइनेंस का कोई मतलब नहीं है। बट इफ यू हैव अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी और सीएमए जैसे क्वालिफिकेशंस, ठीक है, एंड आप समझ रहे हो सीएस जैसा, तो फिर ऑटोमेटिकली आप ही आगे रहोगे और आपका प्लेसमेंट रिक्रूटमेंट यहीं पर होगा। बिकॉज ये सब काम करने के लिए जो स्पेशलिटी होना चाहिए वो इन्हीं के पास होता है। ठीक है, और किसी के पास इंडिया में नहीं है सर। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। कि बोझा যাচ্ছে, प्रैक्टिकली देख रहे हो ना सर? अब आप भी जाके साइड में जाके डिटेल्स निकाल के गो थ्रू कर सकते हो कि क्या करना पड़ता है। अब देखो एग्जाम में ड्राफ्टिंग आता है, जब आप लोग फाइनल लेवल में आ जाओगे ना, ये सब ड्राफ्ट करने का जो पैटर्न है, फॉर्मेट है, पूछता है। तो अगर आप रियल लाइफ में देख रहे हो, अगर इसको गो थ्रू करोगे, थोड़ा सा पेशेंस के साथ गो थ्रू करोगे, क्या चला जाएगा आपका? हाँ, करो ना, थोड़ा नॉलेज लोगे तो अच्छा ही रहेगा ना। और ये जो कुछ भी होता है, ये सब एज पर कंपनीज एक्ट होता है। तो जस्ट गो थ्रू, जस्ट गो थ्रू, पढ़ के रट्टा नहीं लगाना है। मैं आपको दिखा तो दे रहा हूँ, खान मतलब माइंस दिखा रहा हूँ, जाओ ढूंढो, पढ़ो,
देखो, अपना ऑफ टाइम को यूज करो और अपना नॉलेज को एनहांस करो। ओके सर, मन करे तो कर लीजिएगा। ओके, अनलिस्टेड कंपनी, जो कंपनी लिस्टेड नहीं होता, जो स्टॉक मार्केट में नहीं आता है, जिसको स्टॉक मार्केट में आने का कोई इच्छा नहीं है, ठीक है, या इच्छा है भी तो है नहीं, ठीक है। अनलिस्टेड जैसे फ्लिपकार्ट अभी भी नहीं आया, चल रहा है ना, बिना मार्केट में आके भी तो पैसा है उनके पास, जब मन करेगा आ जाएगा। जैसे पेटीएम आया, जैसे जोमेटो आया, फ्लिपकार्ट का भी जरूरत पड़ेगा तो आ जाएगा, जब पैसे का जरूरत होगा मार्केट में आ जाएगा, लेकिन अभी जरूरत नहीं है तो नहीं आ रहा है। আচ্ছা শেয়ার মার্কেট লিস্টে না হলে সেটা কি পাবলিক কোম্পানি হয় না? नहीं हो सकता है नॉर्मली सर, शेयर मार्केट में लिस्टेड होने पे ही आप पब्लिक कंपनी नॉर्मली बनते हो, ठीक है। लेकिन पब्लिक कंपनी ऐसा नहीं कि शेयर मार्केट में लिस्टेड होने से भी पब्लिक है, गवर्नमेंट कंपनी ওটা তো সেটাই पब्लिक कंपनी। हाँ बोलो। স্যার, ওই পাবলিক কোম্পানি ধরো লিস্টেড না হওয়ার পরে যদি পাবলিক কোম্পানি হয় সেটা জন্য তো মেম্বারটা ভ্যারি করে না, মিনিমাম 7। यस, मेंबर वैरी करता है नॉर्मली सर। नॉर्मली जो कॉन्सेप्ट है, मतलब ऐसा नहीं कि शेयर मार्केट में लिस्टेड ना होने से आप पब्लिक कंपनी नहीं बनोगे, ऐसा नहीं है। पब्लिक कंपनी होकर आप शेयर मार्केट लिस्टेड ना भी हो सकते हो। एक चीज याद रखिएगा, अगर कंपनी अपने नाम के पीछे पीवीटी एलटीडी लगाता है तो वो पब्लिक कंपनी नहीं है, प्राइवेट कंपनी है। पीबीटी एलटीडी लगाता है तो प्राइवेट है, बट सिर्फ जैसे मानो कि जैसे सीटीसी कैलकाटा ट्राम कंपनी, ठीक है, इतना लिखा रहता है ना पब्लिक लिमिटेड, तो क्या कैलकाटा ट्राम कंपनी क्या स्टॉक मार्केट लिस्टेड है? स्टेट गवर्नमेंट होल्डिंग में चलता है ना। WBSEDCL, वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका इलेक्ट्रिसिटी पे मोर देन 80% ऑफ दी वेस्ट बंगाल का जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करने वाले मतलब है, हम लोग WBSEDCL यूज करते हैं, और हार्डली শুধু লিমিটেড 20%। থাকা মানে তো বলতে हाँ অনেকটা, শুধু লিমিটেড যেটা কোম্পানি নামের পাশে যে লিমিটেড থাকে তার মানে তো এটা অনেকটা বেসিক্যালি পাবলিক কোম্পানিকেই ইনক্লুডিং করে না। यस यस, वो पब्लिक है ना। বিভা লিমিটেড এটা তো একটা WBSEDCL, यस, ये देखो, वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, ठीक है, ये एक गवर्नमेंट कंपनी है, बट ये ऑल्सो पब्लिक कंपनी है। देखो, गवर्नमेंट इंटरप्राइज पावर डिस्ट्रीब्यूशन वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, ठीक है, ये भी इनकम करता है, इसका भी रेवेन्यू है। गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल 100% शेयर होल्ड करता है। अब गवर्नमेंट का पैसा मतलब पब्लिक का पैसा, तो दिस इज ऑल्सो पब्लिक कंपनी, है ना। दिस इज ऑल्सो पब्लिक कंपनी, इसका शेयर होल्डर अनलिमिटेड हो सकता है। तो ज्यादातर केस में प्रैक्टिस में जो তার देखा যে जाता है, মানে শেয়ার থেকে টাকা না তুলে ডিবেঞ্চার ইস্যু করে যারা এরকম করে সেটাকেও তো পাবলিক বলে নাকি এরকম? ना, डिबेंचर इज अ लोन, डिबेंचर इज नॉट शेयर। না শেয়ার না, শেয়ার ইস্যু না করে মানে অন্য কোনোভাবে যদি করে তাহলে সেটা এরকম একটা পাবলিক কোম্পানি আছে না। ना बेसिकली अगर कोई कंपनी डिबेंचर से पैसा उठाते हैं, कंपनी कोई भी कर सकता है, आपको अगर डिबेंचर का जरूरत है तो एनीवन कैन रेज डिबेंचर फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। से फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक सेकंड, SBI कार्ड डिबेंचर, ये देखिए, SBI कार्ड अप्रूव्स रेजिंग 2500 थ्रू NCD, वरना व्हाट इज NCD? SBI कार्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही एक सब्सिडरी है, ठीक है। इसका मेन पेरेंट जो है, जैसे हम लोग वीजा कार्ड यूज करते हैं, हम लोग मास्टर्स यूज करते हैं, ऐसा SBI कार्ड भी है। आज के डेट में SBI कार्ड मार्केट का बहुत अच्छा शेयर होल्डिंग लेके रखा है, तो इसको डिवेंचर का जरूरत पड़ा, तो SBI कार्ड 2500 करोड़ नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर रेज किया, तो कर सकता है। लेकिन ये डिवेंचर है, डिवेंचर में कभी भी शेयर होल्डिंग नहीं आता, डिवेंचर इज अ लोन। SBI कार्ड जो NCD इशू कर रहा है मार्केट में, जिसको लोन देना है वो SBI को लोन दे देगा प्राइवेटली, बदले में SBI कार्ड उसको इंटरेस्ट पे करेगा, বুঝতে পারলেন? হ্যাঁ ठीक है,
তো ডিবেঞ্চারের বদলে ইন্টারেস্ট পেমেন্ট করা হয়, তো যেখানে मतलब जिसके बदले में इंटरेस्ट पेमेंट होता है, जिसके बदले में इंटरेस्ट पेमेंट होता है वो कभी शेयर होल्डिंग नहीं होता। ठीक है, एक्चुअली बिजनेस दो तरह का कैपिटल में चलता है, वन इज कॉल्ड लोन कैपिटल, अनदर इज कॉल्ड ओन कैपिटल। Now what is the difference between loan capital and own capital? लोन मतलब बाहर का पैसा जिसके बदले इंटरेस्ट देना पड़ता है, ओन कैपिटल मतलब इक्विटी कैपिटल। ओन मीन्स इक्विटी, इक्विटी आपका खुद का भी हो सकता है या फिर कोई बाहर वाला शेयर होल्डिंग के बदले आपको पैसा देता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं कंपनी का शेयर होल्ड करता है, शेयर होल्डिंग मतलब इक्विटी, लोन में शेयर होल्डिंग नहीं आता। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा ऐसा होता है कि लोन दिया जाता है, अगर बाई चांस बदले में लोन रिपे नहीं करता तो कंपनी का शेयर में राइट आ जाता है, दैट्स अ डिफरेंट स्ट्रेटेजी। मानो कि किसी कंपनी ने, जैसे रिसेंटली ऐसा एक केस हुआ है यस बैंक के साथ डिश टीवी का, डिश टीवी यस बैंक से लोन लिया था और डिश टीवी लोन पे करने में फेलियर हुआ। अब डिश टीवी में किसका शेयर होल्डिंग है? जी का। बेसिकली डिश टीवी जी के पेरेंट का, मतलब जी होल्डिंग है डिश टीवी का, ऐसा है। अब डिश टीवी यस बैंक से लोन लिया है, अब ये केस है सर, इसका भी केस स्टडीज है, मैं इसके बारे में भी बात करता हूँ इकोनॉमिक लॉ क्लास वगैरह में। तो कॉन्सेप्ट इज दैट अब यस बैंक क्या बोल रहा है ये जी डिश टीवी को, भाई मेरा पेमेंट दो, तो पेमेंट नहीं दे रहे हो तो कम से कम कंपनी में शेयर होल्डिंग दो, जब तुम अपना कंपनी को बंद करोगे मेरा पेमेंट तब दे देना। तो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, ये थोड़ा और लंबा प्रोसेस है, तो सिक्योरिटी टाइप हो गया। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा पैरामीटर आगे आगे मैं और एडवांस टॉपिक में बात करूंगा, बट आई होप आपको करंट सिचुएशन समझ में आ रहा है सर। अच्छा, लिस्टेड क्या होता है समझ में आ गया सर? हेलो सर, लिस्टेड अनलिस्टेड का डिफरेंस समझ में आ गया ना? सर गवर्नमेंट कंपनी किसको बोलेंगे? सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 एकदम सर ना दिमाग में रख छप लीजिएगा, सिर्फ क्लास करके घर पे चुपचाप बैठ मत जाइएगा, क्लास के बाद कवर कर लीजिएगा ताकि दिमाग में छप जाए, लिख लिख के सेक्शन याद रख लीजिएगा। गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 45, गवर्नमेंट कंपनी मीन्स जहां पर 51% शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट का होता है, टोटल पेड अप शेयर कैपिटल का 51%, कम से कम, नॉट लेस देन 51, कम से कम 51% शेयर होल्डिंग सरकार का होना चाहिए, तब वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी होगा, चाहे वो कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे वो कंपनी स्टेट गवर्नमेंट का हो। जैसे रिसेंटली मैंने आपको एक कंपनी दिखाया WBACDCL, दिखाया ना सर, कहाँ चला गया ये वाला, इसमें गवर्नमेंट का कितना होल्डिंग है? %100 होल्डिंग है। चलिए एक कंपनी दिखाते हैं, स्टॉक मार्केट लिस्टेड है बट गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग है। इस बैंक के बारे में सुना आप लोगों ने? रेपको होम फाइनेंस बोल के, ये एक होम फाइनेंस कंपनी है जैसे NBFC है। ठीक है, ये बेसिकली इसका काम बहुत ही इंटरेस्टिंग है सर। इसका शेयर एक टाइम पे बहुत अच्छा चला था, अभी उसका बिजनेस उतना अच्छा नहीं दिखा जा रहा है, एक टाइम पे 800 850 में भी इसका शेयर चला है सर। लेकिन मैं आपको रेपको के बारे में कुछ बताता हूँ। चलो, अब रेपको को समझने के लिए रेपको बैंक का थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा कि रेपको बैंक है क्या। सर आपका दिमाग तो खराब नहीं हो रहा है, इतना सारा बात कर दे रहा हूं, कोई बात नहीं सर, नॉलेज गैदर करते रहो। सर रेपको बैंक बेसिकली, रेपको बैंक is a repatriates cooperative finance and development bank, is a cooperative bank established by government of India 1969 to improve financial needs of repatriates from neighboring countries mainly from Sri Lanka and Burma। मतलब भारत का जो लोग श्रीलंका बर्मा में रहता था उनको पैसा ट्रांसफर वगैरह करने के लिए बैंक को बनाया गया था। It has controlled by Ministry of Home Affairs and operated only in South Indian states, आंध्रा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, यही सब जगह में इसका मेनली
कंट्रोलिंग है। 2014 में शेयर्स ऑफ बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था 73.33%, तो फिर हुआ ना गवर्नमेंट बैंक। लेकिन बाकी स्टेट का भी है, तमिलनाडु का है, अच्छा 21.28 है रिपार्टिएट्स, मतलब फॉरेन कंट्री में जो श्रीलंका और बर्मा जैसे कंट्री में जो इंडियंस रहते हैं उनका, एंड तमिलनाडु का 2.91, आंध्रा का 1.73, केरला का 0.59, कनाडा का 0.17। ठीक है, ये इस बैंक का क्या है, और इसी का बाद में सब्सिडरी बनाया गया रेपको होम फाइनेंस एंड रेपको माइक्रो फाइनेंस। तो बेसिकली इसमें 51% सरकार का हुआ, तो बेसिकली ये एक सरकारी बैंक की तरह ही काम करता है, बट इसका मेन कंट्रोलिंग साउथ इंडिया से होता है। रिसेंटली इसमें कुछ वैकेंसी भी निकला है सीए के लिए, ठीक है, चेन्नई में। सो आई होप यू अंडरस्टैंड सर कि गवर्नमेंट कंपनी का एग्जाम्पल भरपूर है, जहां जहां गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग 51% कम से कम होगा वो गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगा। ऐसा कंपनी आपको स्टॉक मार्केट में भी हो जाएगा, उसका मतलब वो लिस्टेड है, गवर्नमेंट है पर लिस्टेड है। ठीक है, और भी बहुत सारा है, नाम ले लेके पागल हो जाऊंगा। सेल को लेके, सेल, हाँ ठीक है, सेल का शेयर प्राइस 77 चल रहा है। अब ये सेल का शेयर होल्डिंग किसका है? शेयर होल्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितने का ओनर है सेल का? हेलो सर, दिखाई दे रहा है क्या? %64.9 दिखाई दिया ना? हेलो, सर बोलो, दिखाई दिया कि नहीं दिया? सरकारी बनाया सेल को, सरकारी कंपनी माना जाता है, बट 65% गवर्नमेंट के हाथ में, म्यूचुअल फंड के हाथ में है 2.59, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के हाथ में लाइक LIC वगैरह वगैरह होगा 6.2, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस मतलब फॉरेन म्यूचुअल फंड्स इनके हाथ में 4%, और बाकी रिटेल वगैरह के हाथ में 22%, मतलब हम आप जैसे लोगों के हाथ में। शेयर होल्डिंग हिस्ट्री भी चेक कर सकते हो। ठीक है, ये लेटेस्ट में तो सरकार के हाथ में ही है, बट कभी पूरा का पूरा सरकार का था, बट अभी सरकार के हाथ में 65% है। तो दिस इज हाउ यू कैन चेक कि गवर्नमेंट कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। बहुत सारा जगह है, टिकट टेप, आप विकीपीडिया चेक कर सकते हो, बट बेस्ट है अगर आप शेयर मार्केट करते हो तो शेयर मार्केट रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए मनी कंट्रोल, टिकट टेप जैसे आपको यूज कर सकते हो, और होल्डिंग पैटर्न में जाके आप कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर सकते हो। ठीक है, ये तरीका होता है जानने का कि सरकार का है कि किसी और का है, और इससे आपको, यस सर, একটা কোশ্চেন, বলুন। হ্যাঁ বলছি, মানে গভর্নমেন্টের শেয়ার নেই অথচ পাবলিক মানে শেয়ার মার্কেটেও লিস্টেড নেই, তাও এরকম কোনো কোম্পানি পাবলিক কোম্পানি হতে পারে? গভর্নমেন্টের শেয়ার নেই, শেয়ার মার্কেটেও লিস্টেড নেই, না, অথচ পাবলিক কোম্পানি, এরকম হওয়া হ্যাঁ এরকম মুশকিল হতে, আছে, এরকম হওয়া মুশকিল আছে। কারণ পাবলিকের শেয়ার থাকতে গেলে হয় তাকে সরকারি ভাবে আসতে হবে, নালে তাকে স্টক মার্কেটে লিস্টেড হয়ে আসতে হবে। এরকম শেয়ার যেটা শুধু পাবলিকের হাতে আছে, না তো সরকারও নেই, স্টক মার্কেটে লিস্টেড নেই, হ্যাঁ अगर मुझे कभी मिले तो এরকম आपको তো পাওয়া बताऊंगा। যায়। हाँ बोल, স্যার এরকম তো স্যার পাওয়া খুবই মুশকিল। वो मुश्किल আছে। পাবলিক যাবে কি করে? স্যার কারণ মানে 10 মেম্বার হতে পারে প্রাইভেট কোম্পানি ক্ষেত্রে, এটা আপনি প্রথমে বলছিলেন যে हाँ, মেম্বার হিসেবে হয়তো কিছু শেয়ার নিয়ে রাখলো, সেই ক্ষেত্রে আলাদা ব্যাপার। अगर পাবলিকের কাছে তো পৌঁছে। मैं थोड़ा रिसर्च करके रखूंगा, अगर मिल जाता है तो दिखाऊंगा। ठीक है, अगर कुछ ऐसा मिल ঠিক जाए तो, আছে। बट इट्स अ वेरी रेयर केस, आई थिंक, आई डोंट नो होता है कि नहीं, मेरे को इतना नॉलेज भी नहीं है। ठीक है, बट नॉर्मल सेंस में सर गवर्नमेंट कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी नॉर्मली, एंड एज वेल एज गवर्नमेंट कंपनी, एंड जो स्टॉक मार्केट लिस्टेड है दैट इज ऑल्सो पब्लिक कंपनी। ठीक है, अगर ऐसा जो मुझे नौबनिल ने पूछा, अगर मुझे ऐसा कुछ मिलता है तो मैं बताऊंगा। अच्छा, तो गवर्नमेंट कंपनी का क्या खेल हो गया? एटलीस्ट 51% सरकार के हाथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट टोटल में हो सकता है, एनी स्टेट हो सकता है, और सेंट्रल और स्टेट मिला के भी हो सकता है। ठीक है, सेंट्रल और स्टेट मिला के भी हो सकता है। फॉरेन कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 में बोला है
मतलब जो कंपनी बेसिकली भारत के बाहर इनकॉर्पोरेट हुआ है बट हैज ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड जैसे फ्लिपकार्ट का रजिस्ट्रेशन इंडिया में नहीं है सर, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, फ्लिपकार्ट सिंगापुर में रजिस्टर्ड हुआ है। ऐसा और भी बहुत सारे हैं। तो ऐसे इंडियन ब्रांड यस, बट उसका रजिस्ट्रेशन बाहर में हुआ है। आजकल होता है ऐसा, अगर आपको बाहर से पैसा मिलता है तो आप वहां पर रजिस्टर कर सकते हो। जैसे फ्लिपकार्ट को पैसा बाहर से मिला था, सिंगापुर में मिला था, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर से सिंगापुर में। ऐसा काम दुबई भी कर रहा है, भारत भी रिसेंटली इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर आप बना रहा है। ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करूंगा, IIFC क्या करता है। सो फॉरेन कंपनी का सिंपल मतलब होता है, जैसे कि कोई भी फॉरेन ब्रांड ले लो, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, दीज ऑल आर लिस्टेड इन USA, है ना, इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया बट हैज ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट। या तो डायरेक्टली करता है या तो एजेंट के थ्रू से करता है, फिजिकली भी कर सकता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू से भी कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट्स एनी बिजनेस কিন্তু স্যার গুগলের তো স্যার ব্রাঞ্চ অফিস তো আছে স্যার মুম্বাইতে, তাহলে স্যার यस यस फिजिकल भी कर सकता है ना, फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, फिजिकली भी कर सकते हो और इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकते हो। तो फॉरेन कंपनी মানে স্যার ওই যে মুম্বাইতে যে ব্রাঞ্চটা আছে তার মানে ও তো রেজিস্টার হয়ে আছে মুম্বাইয়ের এতে খাতা, यस यस गूगल इंडिया के नाम पे रजिस्टर्ड है। তাহলে রেজিস্টার হচ্ছে মানে একটা ব্রাঞ্চ অফিস খোলা মানে তখন তো সেক্ষেত্রে স্যার রেজিস্টার হয়ে যাচ্ছে যে এলাকাতেই খুলবে। रजिस्टर्ड है बट उसका मेन जो कॉर्पोरेशन है, उसका जो मेन इनकॉर्पोरेशन है वो भारत के बाहर है। মানে হেডকোয়ার্টারটাকে बलছেন। हाँ हेडक्वार्टर जो इनकॉर्पोरेशन हुआ है, ठीक है, मेन रजिस्टर्ड मेनली US का है ना, बट इंडिया में वो बिजनेस कर रहा है। इंडिया में बिजनेस करने के लिए आपको इंडियन रजिस्ट्रेशन तो करना ही पड़ेगा, बट फॉरेन कंपनी है कि नहीं दैट इज द पार्ट, ठीक है। ऐसे गूगल इंडिया में गूगल इंडिया के नाम पे जाना जाता है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसका तो सब বাইরে যেমন ডেলয়েট বলুন, EY বলুন, সবই তো यस বেশিরভাগ PwC डेलॉयट, ये लोग तो LLP पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट में चलता है ज्यादातर। फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, सेक्शन 8 कंपनी। अब सेक्शन 8 कंपनी का सिंपल बात है सर, ये जो कुछ भी इनकम करता है इसका मेन पर्पस है चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। कॉमर्स को प्रमोट करो, आर्ट को प्रमोट करो, साइंस को प्रमोट करो, स्पोर्ट्स को प्रमोट करो, एजुकेशन को प्रमोट करो, रिसर्च को प्रमोट करो, सोशल वेलफेयर को प्रमोट करो, रिलीजियन को प्रमोट करो, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एटसेट्रा। सच कंपनी इंटेंड्स टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट्स ओनली इन प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट्स। जो प्रॉफिट करेगा खुद का, जो भी वहां पर काम करता है सेक्शन 8 में, अपना सैलरी लेने के बाद बाकी पैसे से BMW मर्सिडीज नहीं खरीदना है, बाकी पैसे से कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजियन, ठीक है, चैरिटी, इसमें खर्चा करना है, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट इस पे खर्चा करना है। बोलो। ডোনেশনের উপর চলে। यस बेसिकली डोनेशन पे चलता है, बट ये लोग बिजनेस भी कर सकता है, ये लोग बिजनेस भी कर सकता है, ठीक है। মানে বিজনেস করে যে প্রফিট হবে সেটা চ্যারিটেবল পারপাসে Yes. কাজে লাগাবে। यस बिजनेस करके जो যে ওনার স্যার এটা খুলছে সেকশন 8 কোম্পানিটা খুলছে, यस সে তো স্যার হয়তো চ্যারিটেবল পারপাসে ইউজ করছে কিন্তু সে নিজস্ব কোনো কিছু রাখতে পারবে না সেখান থেকে, আর কোনো नहीं। টাকা নিয়ে এসে नहीं पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बना सकते आप। जैसे আর ये এমপ্লয়িদের দিতে পারবে। हाँ बोलो। এমপ্লয়ি যারা থাকবে তাদেরকে স্যালারি দেওয়া যাবে কিন্তু নিজস্ব কোনো কিছু यस স্যালারি পারপাস রাখতে यस कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बनेगा। जैसे मानो ये आप लोग में भी किसी किसी को पता होगा, ये सदगुरु बोल के एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है आज के डेट में, जो दुनिया भर में सेव सॉइल मूवमेंट कर रहा है, जानते हो ना आप लोग? হ্যাঁ ইউটিউবে অনেক ভিডিও দেখেছি। ये सर सेव सॉइल सदगुरु बेसिकली वर्ल्ड वाइड 65 ईयर्स ओल्ड स्पिरिचुअल लीडर्स है मेनली। इन्होंने सर वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में लोगों को ये बताया जा रहा है, मतलब बेसिकली देखो सर, स्पिरिचुअल लीडर है, मिस्टिक है, बट इसका पर्पस बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। मतलब ये जिस तरह का काम करता है वो मुझे बहुत, और जो शिवा बनाया ना शिवरात्रि, एक बहुत बड़ा शिवा टेम्पल पे बनाया, शिवा का एक स्टैचू बनाया, बहुत सारे लोगों को मतलब अट्रैक्ट भी किया, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, बट उसमें मैं नहीं बात करूंगा अभी कि क्या अच्छा है नहीं है, कि सब पर्सनल लेवल का मैटर है। बट रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ वर्ल्ड का कम से कम 70 कंट्रीज ने सदगुरु के साथ हाथ मिलाया है सर। सदगुरु मिट्टी को बचाने के लिए, मतलब फूड क्राइसिस हो रहा है सर वर्ल्ड वाइड, इसके पीछे
मेनली रीजन है कि रिसेंट ट्रेंड में पॉपुलेशन का इतना ज्यादा मतलब ग्रोथ होना, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सर हम लोग प्रिमिटिव मेथड को भूल के केमिकल फार्मिंग करते हैं आजकल, और जितना ज्यादा केमिकल देते देते मिट्टी और मिट्टी नहीं रहा, मतलब बेसिकली मिट्टी का जो ऊपरी भाग है ना वो ऑलरेडी खराब हो चुका है। और इसलिए सदगुरु वर्ल्ड वाइड प्रमोशन कर रहा है कि धीरे धीरे ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा, नहीं तो जो क्राइसिस ऑलरेडी इजिप्ट में स्टार्ट हो गया, लेबानन में स्टार्ट हो गया, साउथ अमेरिका में स्टार्ट हो गया, अर्जेंटीना में, ठीक है, दुनिया का बहुत बड़ा बड़ा देश ऑलरेडी इसका शिकार है सर, ऑलरेडी। सो सदगुरु बेसिकली ये कॉन्शियसनेस क्रिएट कर रहा है, और प्रिमिटिव मेथड से किस तरह से वापस ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट हो सकता है इसके बारे में गवर्नमेंट को बता रहे हैं। और इस कॉन्शियसनेस को बनाने के लिए सदगुरु सर वर्ल्ड वाइड 50,000 किलोमीटर मोस्ट प्रॉब्ली लंदन से इंडिया बाइक में आया सर, बाइक राइड करके इन दिस एज। तो ऑब्वियसली योगी है तभी कर सकता है, नहीं तो हम लोगों के से तो सर यहाँ से दीघा भी अगर किसी को बाइक से जाने बोलते हो ना, एक दिन जाके फिर बोलेगा भाई होगा नहीं। 30,000 किलोमीटर बाइक राइड। না স্যার আমি লাদাখ যাওয়ার স্বপ্ন দেখছি স্যার। देखो सर लद्दाख जाओ सर, बट सीरियसली इंस्पिरेशन ले सकते हो। ये देखो सर वर्ल्ड वाइड इन्होंने ये कॉन्सेप्ट को क्रिएट किया। BMW का बाइक इनको दिया है, इनकी ही जो BMW ने बेसिकली इसको ऐसे ही दिया, ठीक है, ताकि इतना बड़ा कॉज में काम कर रहा है। तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट सर? कॉन्सेप्ट इज दैट अब इनके लिए इनका अपना पर्सनल बिजनेस भी है। अब ये बिजनेस पर्सनल नहीं है, बेसिकली इनका जो योगा सेंटर है, NGO है, ईशा लाइफ के नाम पे इनका एक वेबसाइट भी चलता है, ठीक है, और भी चीजें होता है बिजनेस रिलेटेड जो कोयम्बटूर एंड तमिलनाडु में चलता है। यस सर बोलो। ধরুন স্যালারির পারপাসে ইউজ করছে সবই ঠিক আছে, সে এমপ্লয়িকে স্যালারি দিচ্ছে, এমপ্লয়ি দিয়ে সমস্ত কিছু চলছে, কিন্তু সে তার নিজস্ব মানে ফ্যামিলি চলবে কি করে যদি সে কিছুই না ইনকাম করতে পারে সেখান থেকে? क्यों सैलरी मिलेगा ना उसको, काम करेगा तो उसको सैलरी नहीं देगा। না, মানে স্যার নিজস্ব যদি চ্যারিটেবল পারপাসে নিজে ইউজ মানে নিজস্ব তখন ওপেন করলো সেকশন 8 কোম্পানিটা নিজস্ব ভাবে এনজিওটা, তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি নিজস্ব স্যালারি পাবে ওই ক্ষেত্রে? हाँ क्यों नहीं सैलरी मिलेगा, तुम काम करोगे तो तुम्हें सैलरी नहीं मिलेगा। তো মানে এনজিওটা থাকলে অন্য হবে, কিন্তু দেখাবো যে আমি এমপ্লয়ি হিসেবে কাজ করছি, সেরকম একটা স্যালারি বরাদ্দ থাকবে। ऑब्वियसली ऑब्वियसली इसका ऑडिट भी होता है, सेक्शन 8 का ऑडिट भी होगा आपका। सैलरी इतना भी एकदम कॉर्पोरेट सैलरी थोड़ी ना होगा सर। कॉर्पोरेट सैलरी थोड़ी ना होगा आपका, आपका खर्चा जरूर होगा कुछ ना कुछ। आप जैसे देखो ये प्रोडक्ट भी सेल करता है, हाँ লিমিটেড অ্যামাউন্টে একটা ইয়ে হবে। ऑब्वियसली रीजनेबल कुछ होता है ना बात, रीजनेबल कि कितना सैलरी होना चाहिए, जितना लोगों को काम करा रहे वो उसको कितना मिल सकता है, कहाँ से पैसा आ रहा है, तो वो अपना प्रोडक्ट बनाया है बेच रहा है, प्रॉब्लम क्या है? वेयर इज द प्रॉब्लम? पतंजलि भी करता है, रामदेव बाबा की एक ट्रस्ट होता है पतंजलि ट्रस्ट, एक ना पतंजलि बिजनेस अलग है। पतंजलि रिसेंटली स्टॉक मार्केट लिस्टेड भी कंपनी हो गया है, रुचि सोया को खरीद लिया। রুচিকে নিয়ে স্যার অনেক বড় হয়ে গেছে। यस अब पतंजलि ट्रस्ट भी अलग से काम करता है, वो अलग है। हरिद्वार में जाओगे तो पतंजलि ट्रस्ट दिखेगा आपको, बट वेयर इज द मतलब खराब क्या है इसमें? कोई खराबी नहीं है। अगर आप अपने NGO के डेवलपमेंट के लिए काम करते हो, लोगों के अच्छाई के लिए काम करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां पर भी ऑडिट होगा और अगर आप कुछ गलत करोगे, गलत करने के अंदर सेंस मतलब चैरिटी के नाम पे देशद्रोही का काम करना, चैरिटी के नाम पे अपना पर्सनल लाइफ को बेसिकली लग्जरियस बनाना, ठीक है, अगर आप ऐसा करोगे तो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, दैट्स अ डिफरेंट। ये ऑडिट में पता चलता है, ये ऑडिट में पता चलता है, ठीक है। तो मेनली आपको मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बताया कि इसमें मेन पर्पस है जैसे प्रोटेक्शन, जैसे सदगुरु का करेंट जो सेफ सॉइल मूवमेंट ये क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। उनका और एक पर्पस भी है रिलीजन, ठीक है। रिलीजन में बेसिकली कोई रिलीजन प्रोटेक्शन नहीं है, कोई हिंदू या मुस्लिम का रिलीजन का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्रिश्चियन का नहीं है, बेसिकली एक रिलीजियस कॉन्शियसनेस का भी काम वो करते हैं, ठीक है, जिसमें वो लोगों को स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंस्पायर करते हैं कि कैसे शांति मिलेगा, मन की शांति, ठीक है, वो अलग बात है। चलो, सच कंपनी intends to apply its profit promoting its object prohibiting the payment of any dividend to its members। ऐसे सदगुरु जैसे और भी है, जैसे एक है आपका
सी इंस्टीट्यूट के साथ बहुत कनेक्शन है, आपका साउथ का ही आर्ट ऑफ लिविंग बोल के ग्रुप है, ये भी बहुत बड़ा है, सदगुरु से पहले ये फेमस हुआ था। मतलब नाम याद आ रहा है तो बता रहा हूँ सर आपको, आर्ट ऑफ लिविंग, ठीक है। ये आर्ट ऑफ लिविंग का मतलब जो आपका श्री श्री रविशंकर जी, ठीक है, दिस इज अ वेरी बहुत बड़ा ग्रुप है और इनका सेंटर 156 कंट्री में है सर, 156 कंट्री में इनका सेंटर है। इवन पाकिस्तान में जाके भी आर्ट ऑफ लिविंग शांति का बात किया था, बट दुख का बात यह है कि आर्ट ऑफ लिविंग का सेंटर को पाकिस्तान ने खत्म कर दिया। मतलब इनको ना शांति का बात अच्छा नहीं लगता, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट चाहता था कि आर्ट ऑफ लिविंग आए और पाकिस्तान में एक पीसनेस क्रिएट करे, बिकॉज जो रिलीजन पीस नहीं दे पाता वो कैसे रिलीजन है, जो सिर्फ दंगा हंगामा कराता है वो कैसे रिलीजन। सिंपल कॉन्सेप्ट। तो आर्ट ऑफ लिविंग कोई रिलीजियस कॉन्सेप्ट कोई हिंदू मुस्लिम ऐसा नहीं करता, वो बेसिकली जीने का तरीका बताते हैं कि कैसा सोच विचार होना चाहिए वो बताते हैं। बेसिकली इनका जो फिलोसॉफी है ये विवेकानंद का जो फिलोसॉफी था अद्वैत वेदांत, ठीक है, अद्वैत वेदांत, ये बेसिकली विवेकानंद जी का भी वही फिलोसॉफी था जो बेसिकली एक आपको अलग ही लेवल का फीलिंग्स देता है। अगर कभी आप अद्वैत वेदांत को समझते हो तो आप समझ पाओगे। जो सिस्टर निवेदिता, ठीक है, सिस्टर निवेदिता जैसे लोग क्यों यूरोप छोड़ के विवेकानंद के पीछे भाग गया था, इसके पीछे रीजन है कि अद्वैत वेदांत जिसके थ्रू से आप वर्ल्ड कॉन्सेप्ट को कॉन्कर कर सकते हो, ठीक है, वर्ल्ड लेवल का मैटर। मतलब बेसिकली ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पूरा दुनिया को अपना भाई मानता है, मतलब किसी को पराया नहीं मानता। ये होता है अद्वैत वेदांत का कॉन्सेप्ट। द्वितीय वो कुछ भी नहीं, वेदांत, वेदांत कभी पढ़ोगे तो पता चलेगा। सुनने में कोई बोलेगा ये तो हिंदू कॉन्सेप्ट हो गया, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं सर, पढ़ो ना, किताब पढ़ने से क्या है। मैं पढ़ता हूँ, जब भी मौका मिलता है मैं बाइबल भी देखता हूँ, कुरान भी देखता हूँ, ठीक है, जो भी मुझे मिलता है, अगर कहीं से कुछ अच्छा मिल जाता है मैं जरूर देखता हूँ। ओके, नो इशू, बस शेयर किया आपको। अच्छा अच्छा, यहाँ पर देखो कॉमर्स को डेवलपमेंट करने के लिए हमारे देश में कितना बड़े बड़े कंपनीज हैं। सेक्शन 8 में फिकी, फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स इंडस्ट्री, एसोचेम, नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया, सीआईआई एटसेट्रा, ऐसे सेक्शन 8 कंपनी जो बेसिकली बिजनेस कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए बनाया गया, ठीक है सर, ठीक है। सेक्शन 8 क्या है मैं आपको बता दिया, बट नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सेक्शन 8 बनाने के लिए क्या क्या रूल्स फॉलो करना होता है और कब सेक्शन 8 का लाइसेंस छीन लिया जाता है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कंपनी फॉर्मेशन कैसे करना है ये नेक्स्ट पॉइंट में बात करूंगा। एमसीए पोर्टल में जाके प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा कैसे आप कंपनी फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। ओके सर, बहुत ज्यादा बोल दिया होगा, समझ में आया सर। अब थोड़ा सा गो थ्रू करो, सेक्शन वाइज लिख लिख के पढ़ो, ठीक है, सेक्शन वाइज लिख लिख के पढ़ो, मेन मेन पॉइंट्स को अपने पॉइंट करके दिमाग में रखने का, स्टोर करने का प्रोसेस अपनाओ और रेडी होते रहो। बस इतना ही कहूंगा और कुछ नहीं है, लिख लिख के पढ़ा करो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में लिखना पड़ेगा। जिनका एमसीक्यू है वो एमसीक्यू देखे, बट जिनको लिखना है जैसे कि सीए फाउंडेशंस में, इंटरमीडिएट लेवल में भी लिखना पड़ता है, ठीक है, ओनली सीएमए फाउंडेशंस में और आपका नहीं सीएमए फाउंडेशंस में भी लिखना पड़ता है, आपका सीएस एंट्रेंस में सिर्फ एमसीक्यू हो जाता है, नो इशू। जो एमसीक्यू करेगा वो एमसीक्यू की तरह पढ़े, नॉलेज लेते रहे, जिनको लिखना है वो लिख के पॉइंट्स को याद रखें, ठीक है, सेक्शन को जरूर याद रखें, उठे ठीक है एमसीक्यू दी तो यस सर, ठीक है सर, आज इतना ही है, टाटा फिर।